रीइंकार्नेटेड के एपिसोड 89 के साथ हाजिर हूँ। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था ज़ाओ जी अपनी परफॉर्मेंस एनर्जी को दोबारा से गैदर करता है, अपनी बॉडी को हील करता है और कहता है मुझे बस इस डीमन किंग को मारना होगा। जैसे ही मैं इसको मारूंगा जो फॉर्मेशन डीएक्टिवेट हो जाएगी और मैं यहाँ से बाहर चला जाऊंगा। तो मोली उसे रोकती है और कहती है तुम इस अपनी चाहे जितनी भी स्ट्रेंथ को यूज कर लो, तुम इसको नहीं मार पाओगे। हालांकि इस बड़ी सी स्वर्ड फॉर्मेशन की वजह से इस डीमन किंग की सारी पावर को सप्रेस किया गया है, लेकिन इस वक्त इसकी बॉडी से जितना ऑरा निकल रहा है उसे देखकर लगता है कि एम्परर राम के फर्स्ट लेवल पर है, यानी कि ये इतनी ज्यादा पावर को रिलीज कर रहा है। तो तुम्हारे और इसके दरमियान में पावर गैप बहुत ज्यादा बड़ा है, तुम चाहकर भी इसको मार नहीं सकते, चाहे तुम कितनी पावर क्यों ना इकट्ठी कर लो। लेकिन अगर तुम्हारे पास फीनिक्स की फ्लेम्स होती तो तुम्हारे पास एक चांस था कि तुम इसके ऊपर अटैक करके इसको जख्मी कर सकते थे। लेकिन तुम्हारी फीनिक्स की फ्लेम्स तो अगले 2 महीने तक एक्टिवेट नहीं होने वाली, क्योंकि तुमने पहले उसके फाइनल मूव को यूज कर दिया था। इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हें इसके साथ फाइट को डिले करना होगा। इसे यहाँ पर फाइट में उलझाकर रखो ताकि तुम्हारी फीनिक्स फायर एक्टिवेट हो सके। ज़ाओ जी उसे कहता है बिना ट्राई किए मुझे पता कैसे चलेगा कि मैं इसको मार सकता हूँ या नहीं। तुम्हारा ज़ाओ जी अपनी तलवार लेकर ऊपर की तरफ जंप करता है डीमन किंग के ऊपर अटैक करने के लिए, और साथ ही वो अपने स्पेशल मूव ओवरलॉर्ड्स फ्यूरी को यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक करता है। वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है, लेकिन उस धमाके के हटने के बाद दिखाते हैं कि डीमन किंग ने अपनी सिर्फ 2 उंगलियों को यूज करते हुए उसकी तलवार को अपने हाथ में पकड़ लिया होता है। उसने उसकी तलवार को ब्लॉक कर लिया होता है और साथ ही डीमन किंग अपनी उंगलियों के साथ उसको झटकता है। तुम्हारा ज़ाओ जी उड़ता हुआ पीछे जाकर गिरता है। ज़ाओ जी कहता है ये बंदा तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मेरी और इसकी पावर लेवल में बहुत बड़ा गैप है। मैंने ओवरलॉर्ड्स फ्यूरीज को यूज किया, लेकिन इसने अपनी 2 उंगलियों को यूज करते हुए मेरी तलवार को ब्लॉक कर लिया, जो कि एक हैवी स्वर्ड है। ज़ाओ जी कहता है मोली ने बिल्कुल ठीक कहा, मेरे लिए इसको हराना बिल्कुल नामुमकिन है। अब मैं क्या करूं, मैं यहाँ से कैसे निकल पाऊंगा। तो नेक्स्ट सीन 1 महीने के बाद का दिखाया जाता है। ज़ाओ जी अभी भी इसी जगह पर है और 1 महीने के बाद ज़ाओ जी कहता है कि पहली जिंदगी में मेरी शादी वाले दिन मेरे कजन ने मुझे पॉइजन दे दिया, जिसकी वजह से मैं मर गया और मरने के बाद मैं अजूरे क्लाउड डायनेस्टी में चला गया। अजूरे क्लाउड कॉन्टिनेंट में मैं दोबारा से पैदा हुआ और वहाँ पर अपने मास्टर की मौत का बदला लेते हुए क्लिफ के ऊपर से गिरकर अपनी जान देना पड़ी ताकि मैं वहाँ पर पॉइजनस बीट को बचा सकूं। लेकिन वहाँ से मैं फिर से रीइंकार्नेट हुआ और इस दुनिया में वापस आया, लेकिन इस बार लगता है कि तीसरी बार मैं जहाँ पर भूख से मरने वाला हूँ। ज़ाओ जी जल्दी से अपने हीमनली पॉइजनस बीट को एक्टिवेट करता है और कहता है मैं यहाँ पर इस तरह भूख से नहीं मर सकता, मुझे यहाँ पर ये चांस लेना पड़ेगा। और वो अपने हीमनली पॉइजनस बीट के अंदर से ड्रैगन की बड़ी बॉडी को बाहर निकाल लेता है। मोली ज़ाओ जी से कहती है क्या तुमने इस बारे में सोच लिया है, क्योंकि ये एक एम्परर लेवल का बीस्ट है। एम्परर लेवल के ड्रैगन के जो ब्लड होता है वो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है और इसका फ्लैश भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। ये नाजुक सी बॉडी एक ड्रैगन के ब्लड को तुम्हारी बॉडी के अंदर समा नहीं पाएगी, तुम इसको बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। अगर तुमने इसको खाने के तौर पर खाना स्टार्ट किया तो तुम यहीं पर मर जाओगे। ज़ाओ जी मोली से कहता है ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है कि मैं इसको हैंडल कर सकता हूँ। ड्रैगन के ब्लड को मैं पी सकता हूँ और इसके फ्लैश को मैं खा सकता हूँ। अगर मैं इसको हैंडल नहीं भी कर पाया तो मैं यहाँ पर कम से कम भूख से तो नहीं मरना चाहता। ज़ाओ जी उस ड्रैगन के मांस का एक छोटा सा टुकड़ा निकालता है और उसके एक ब्लड ड्रॉप को पीने की कोशिश करता है। जैसे वो उसके एक ब्लड ड्रॉप को अपने मुंह में भरता है उसी वक्त उसकी बॉडी के अंदर से एक जबरदस्त एनर्जी निकलती है और ज़ाओ जी एक जबरदस्त चीख मारता है कि ड्रैगन एम्परर लेवल का बीस्ट था। इसी वजह से जब उसका ब्लड पिया जाता है तो उसकी बॉडी के अंदर से एम्परर लेवल की परफॉर्म एनर्जी निकलती है, जो कि ज़ाओ जी की बॉडी को अंदर से शैटर करती है। वो उसकी वेन्स को तोड़ देती है, लेकिन उसकी ग्रेट वे ऑफ बुद्धा की सेकंड स्टेज उसकी वेन्स को दोबारा से रिपेयर कर देती है। डीमन किंग भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है और सोच रहा होता है ये लड़का तो एक छोटे मॉन्स्टर की तरह है, इसने एक एम्परर लेवल के परफॉर्म ड्रैगन की बॉडी के अंदर से उसके ब्लड को पी लिया। डीमन किंग भी उसे कहता है कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए, अगर तुम मरना चाहते हो तो मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें मार देता हूँ। ज़ाओ जी डीमन किंग से कहता है तुम्हें मारने से पहले तो मैं बिल्कुल भी नहीं मरने वाला, तुम्हें क्या लगता है कि ड्रैगन मुझे मार सकता है। डीमन किंग उसे कहता है चलो फिर दिखाओ मुझे कैसे तुम यहाँ पर जिंदा रहने वाले हो, अभी तो तुमने सिर्फ इसके एक ब्लड ड्रॉप को पिया है, अगर तुम इसके फ्लैश को खाने की कोशिश करोगे तो तुम श्योरली मरोगे। डीमन किंग सोच रहा होता है इसने एम्परर परफॉर्म लेवल के ड्रैगन की ब्लड को पिया है और इसकी बॉडी को खाने की कोशिश कर रहा है। एम्परर लेवल की एनर्जी जब इसकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होगी तो इसके सारे के सारे ऑर्गन्स अंदर से डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। सबसे पहले इसकी बॉडी के अंदर जो चीज डिस्ट्रॉय होगी वो इसकी ब्लड वेन्स होंगी। तो यहाँ पर कोई मिरेकल होता है और ये लड़का सर्वाइव कर जाता है, लेकिन फिर भी ये क्रिपल बन जाएगा, ये दोबारा कभी कल्टीवेट नहीं कर पाएगा क्योंकि इसकी मेडियंस बर्बाद हो जाएंगी। जबकि हमारा ज़ाओ जी सोच रहा होता है मेरे पास जो मेडियंस है वो एक इवल कार्ड की दी हुई मेडियंस है। इवल कार्ड की मेडियंस अब इतनी वीक कैसे हो सकती है कि वो एक एम्परर लेवल के डिवाइन बीस्ट एक ड्रैगन की बॉडी को भी अपनी बॉडी में समा ना सके। ज़ाओ जी की बॉडी अंदर से शैटर हो रही होती है। ज़ाओ जी वहीं पर बैठ जाता है, ग्रेट वे ऑफ बुद्धा को यूज करते हुए अपनी बॉडी को दोबारा से हील करना स्टार्ट करता है। कुछ घंटे के बाद का सीन दिखाया जाता है। कुछ घंटे के बाद ज़ाओ जी उस ब्लड ड्रॉप को अपनी बॉडी के अंदर स्टेबलाइज कर लेता है और उसकी बॉडी की पावर पहले से बढ़ जाती है। ज़ाओ जी कहता है यहाँ पर इस ड्रैगन ब्लड को पीने से कि मेरी बॉडी टूट गई थी, लेकिन मैंने ग्रेट वे ऑफ बुद्धा से इसको दोबारा से रिपेयर किया, जिसकी वजह से मेरी परफॉर्म स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ गई है। मुझे बस यही करना है, मुझे बार बार ये करना होगा, मुझे बार बार ड्रैगन ब्लड को पीना होगा और अपनी एनर्जी को दोबारा से रिपेयर करना होगा, मेरी परफॉर्म स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी यहाँ तक कि मैं उस लेवल तक पहुंच जाऊं जब मैं इस डीमन किंग को मार सकूं। ज़ाओ जी वहां से मांस का टुकड़ा उठाता है और उसको खाना स्टार्ट करता है और उसके साथ साथ वो ब्लड को पीना स्टार्ट करता है। इस बार वो काफी सारे ब्लड को पीता है जिससे उसकी बॉडी से जबरदस्त एनर्जी निकलती है। ज़ाओ जी बार बार यही साइकिल दोहराता है, वो वहाँ पर ड्रैगन ब्लड को पीता है, उसके गोश्त को खाता है और अपनी बॉडी को टूटने के बाद दोबारा से ग्रेट वे ऑफ बुद्धा से रिपेयर करता है। महीनों तक वो इसी तरह करता रहता है, जबकि डीमन किंग वहीं पर सामने बैठा है, सब कुछ देख रहा होता है। उसे कहता है मैं माइटी डीमन किंग, मैंने इस तरह का पहले कभी कुछ नहीं देखा, तुम तो वाकई में एक छोटे मॉन्स्टर हो। डीमन किंग कहता है हर बार जब इसकी बॉडी ब्रोकन होती है, यानी कि जब ड्रैगन ब्लड को पीता है तो इसकी बॉडी अंदर से शैटर हो जाती है, लेकिन ये पता नहीं कैसे अपनी बॉडी को दोबारा से रिपेयर कर लेता है। ना सिर्फ जो रिपेयर करता है बल्कि इसकी बॉडी की परफॉर्म स्ट्रेंथ बढ़ती है और ये ब्रेक थ्रू कर लेता है। 6 महीने के थोड़े से टाइम में ये लड़का स्पिरल परफॉर्म राउंड के फर्स्ट लेवल से स्पिरल परफॉर्म राउंड के पीक तक पहुंच चुका है। अब जी क्योंकि वहीं पर भी बैठा कल्टीवेट कर रहा है तो उसकी बॉडी से एक जबरदस्त एनर्जी निकलती है। वो एनर्जी निकलती है डीमन किंग से देखकर वो भी हैरान हो जाता है। वो ज़ाओ जी की तरफ देखता है और कहता है ये क्या हो रहा है, इसकी बॉडी से जो एनर्जी निकल रही है बिल्कुल ऐसा महसूस हो रहा है जैसे इसने यहाँ पर फिर से ब्रेक थ्रू किया है। ज़ाओ जी ब्रेक थ्रू करने के बाद अर्थ परफॉर्म राउंड में चला गया है, वो अर्थ परफॉर्म राउंड के फर्स्ट लेवल पर प्रमोट हो गया है। ज़ाओ जी वहाँ पर ब्रेक थ्रू करने के बाद उठकर खड़ा हो जाता है और डीमन किंग से कहता है चलो ठीक है अब वक्त आ चुका है, हम दोनों यहाँ पर फिर से बैटल करेंगे। ज़ाओ जी कहता है अब जबकि मैं अर्थ परफॉर्म राउंड में एंटर हो चुका हूँ, यहाँ पर मैं अपनी
सेकंड गेट को बड़ी आसानी के साथ ओपन कर सकता हूँ और इसको क्लोज करने की भी फिक्र नहीं है। मैं जितनी देर चाहे इसको ओपन रख सकता हूँ। जबकि मैं इविल कार्ड की पावर्स को यूज करने वाला हूँ तो मेरे पास एक चांस है शायद मैं इस डीमन को हरा दूं। डीमन किंग ज़ाओची से कहता है तुमने सिर्फ 6 महीने में स्पिरिट परफॉर्म राउंड से अर्थ परफॉर्म राउंड तक ब्रेक थ्रू कर लिया। वाकई में बहुत ज्यादा अमेजिंग बात है, लेकिन तुम अभी बहुत ज्यादा दूर हो मुझे मारने से। तुम इतनी स्ट्रेंथ के साथ मुझे नहीं मार सकते। ज़ाओची जल्दी से जंप करते हुए उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता और कहता है जी तो वक्त बताएगा कि मैं तुम्हें मार सकता हूँ या नहीं। वहाँ पर फिर से एक जबरदस्त धमाका होता है, लेकिन उस धमाके के साथ ही दिखाते हैं कि डीमन किंग ने फिर से उसकी तलवार को अपने एक ही हाथ के साथ पकड़ लिया होता है और उसकी तलवार को पकड़ने के बाद फिर से ज़ाओची को पीछे की तरफ झटक देता है। ज़ाओची फिर से काफी दूर जाकर गिरता है। ज़ाओची पीछे हटने के बाद उसे कहता है हालांकि मैं अर्थ परफॉर्म राउंड में प्रमोट कर गया हूँ, लेकिन फिर भी मेरी पावर अभी इतनी नहीं है कि मैं तुम्हारा मुकाबला कर सकूं। हम दोनों में बहुत बड़ा गैप है, लेकिन तुम बस इंतजार करो क्योंकि मैं तो यहाँ से अभी फिलहाल नहीं निकल सकता तुम्हें मारे बिना। तुम इंतजार करते रहो जब मेरी स्ट्रेंथ इतनी बढ़ जाएगी कि मैं तुम्हें मार दूं। डीमन किंग भी से कहता है ये बात तो बहुत ही अच्छी कही कि तुम्हें उस वक्त तक का इंतजार करना चाहिए जब तुम मुझे मार सको। तो यहाँ पर इतनी एरोगेंटली क्यों बिहेव कर रहे हो, बार बार मेरे पर अटैक क्यों करते हो? मुझे तो लगता है कि तुम मुझे मार पाओ। ये सिर्फ एक मजाक से ज्यादा कुछ भी नहीं है। ज़ाओची उसे कहता है तुम्हें इस बारे में कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, ये कोई मजाक नहीं है, मैं तुम्हें वाकई में मार डालूंगा। और हमारा ज़ाओची फिर से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। इस बार ज़ाओची जब उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है ज़ाओची को महसूस होता है कि उसकी फीनिक्स की पावर वापस आ गई है। ज़ाओची कहता है लगता है कि फीनिक्स की डिवाइन पावर्स मेरे पास वापस आ गई है। तो वो फीनिक्स की फायर पावर को एक्टिवेट करता है। अपने फीनिक्स ब्रेक मूव को यूज करते हुए डीमन किंग के ऊपर अटैक करता है। जबकि वो फीनिक्स की फायर को यूज कर रहा है तो डीमन किंग अपने हाथ को सामने की तरफ करते हुए उसकी फायर के अटैक को ब्लॉक करता है, लेकिन उसे भी महसूस होता है कि इसका जो अटैक था इस बार काफी ज्यादा पावरफुल था। ज़ाओची एक बार फीनिक्स ब्रेक को यूज करने के बाद एम्फोरियन डांस ऑफ द फीनिक्स विंग को यूज करता है। इस बार डीमन किंग को उसके अटैक को ब्लॉक करने का टाइम नहीं मिलता। वो उसके साथ डायरेक्टली हिट होता है, पीछे की तरफ गिर जाता है। वो सामने की तरफ देख रहा होता है कि इस लड़के के मूव्स पहले से ज्यादा पावरफुल हो गए हैं। ज़ाओची तीसरे मूव को भी साथ ही यूज करता है। वो अपनी फीनिक्स की फायर को साथ मिक्स करते हुए वुल्फ स्लैश मूव को यूज करता है। वुल्फ स्लैश मूव के साथ वो जब डीमन किंग के ऊपर अटैक करता है तो वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है, लेकिन धमाके के इफेक्ट के हटने के बाद दिखाते हैं डीमन किंग वहाँ पर सही सलामत खड़ा होता है, लेकिन उसका हाथ थोड़ा बहुत जख्मी होता है। वो अपने हाथ की तरफ देखता और कहता है मेरी पूरी बॉडी हमेशा ही परफॉर्म एनर्जी के साथ कवर रहती है, जिसकी वजह से मैं बाहरी अतरू से महफूज रहता हूँ। कोई मेरी स्किन को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, लेकिन तुम्हारी फायर ने मेरी स्किन के ऊपर जो परफॉर्म एनर्जी थी उसको भी बेच दिया। लगता है कि तुम्हारे पास फीनिक्स की फायर है। जूनियर ने जहाँ पर मेरे कपड़ों और मेरी स्किन को नुकसान पहुंचाया है। हालांकि ये लड़का परफॉर्म राम के फर्स्ट लेवल पर है, लेकिन इस वक्त ये जो पावर रिलीज कर रहा है वो स्काई परफॉर्म राम की पावर है। इस वजह से ये लड़का बहुत ज्यादा खतरनाक है, एक लिटिल मॉन्स्टर की तरह है। डीमन किंग काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है तुम्हारे जैसा जूनियर जो कि अर्थ परफॉर्म राम में है उसने मुझे यहाँ पर जख्मी कर दिया, एक माइटी डीमन किंग को। मेरे लिए बहुत बड़ी इंसल्ट की बात है, तुमने मेरी इंसल्ट किया, अब तुम्हें मरना होगा। वो बड़ी स्पीड के साथ अपने पंजे को आगे बढ़ाते हुए ज़ाओची को मारने की कोशिश करता है। जैसे ही वो ज़ाओची को मारने लगता है वो अपनी मुट्ठी को वहीं पर रोक लेता है और कहता है फिलहाल के लिए इस लड़के को मारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर मैंने इस लड़के को इतनी जल्दी मार दिया तो फिर मैं अगले 20 साल तक दोबारा यहाँ पर अकेला रह जाऊंगा। और वो ज़ाओची के करीब जाते ही अपनी पावर्स को दोबारा काम कर देता है। उसका ये वाला ब्लो भी काफी ज्यादा पावरफुल होता है। ज़ाओची अपनी फीनिक्स फायर को सामने करते हुए बैरियर बनाने की कोशिश करता है, लेकिन वो पंच इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि ज़ाओची उड़ता हुआ काफी दूर जाकर गिरता है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 89 का एंड करेंगे। तो क्या ज़ाओची इस डीमन किंग को नेक्स्ट एपिसोड में मार पाएगा या नहीं, ये तो नेक्स्ट एपिसोड में ही देखेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेटेड के एपिसोड 90 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था डीमन किंग काफी ज्यादा गुस्से में होता है और हमारे ज़ाओची के ऊपर एक जबरदस्त पंच मारने लगता है, लेकिन वहीं पर वो अपनी पावर्स को रोक लेता है और कहता है मैं इसे अभी यहाँ पर मार नहीं सकता, लेकिन फिर भी उसकी पावर्स काफी ज्यादा होती है। ज़ाओची उसकी पावर्स को वहाँ पर ब्लॉक करता है, लेकिन पीछे की तरफ गिर जाता है। ज़ाओची इस अटैक को ब्लॉक करने के बाद कहता है ये डीमन किंग तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसकी स्ट्राइक के अंदर इतनी ज्यादा पावर थी, इसने सिर्फ एक ही अटैक के साथ मेरी 10 मेरिडियंस को बर्बाद कर दिया है। तो ये बात तो अच्छी है कि मैंने ड्रैगन ब्लड को पीकर बार बार अपनी वेन्स को इतना ज्यादा तोड़कर रिपेयर किया है कि अब मुझे ये दर्द महसूस नहीं हो रहा। फिर से ग्रेट वे ऑफ बुद्धा से इन सारी टूटी हुई मेरिडियंस को जोड़ लूंगा। इस तरह के जख्म तो मेरे लिए अब ज्यादा कुछ भी नहीं है। और हमारा ज़ाओची फिर से वहीं पर बैठकर ग्रेट वे ऑफ बुद्धा की टेक्निक को यूज करते हुए अपनी बॉडी को रिपेयर करना स्टार्ट करता है। तो डीमन किंग दूर से खड़ा ये सब कुछ देख रहा होता है और कहता है ये बच्चा पता नहीं इसने अपनी बॉडी को किस तरह से ट्रेन किया है। मैंने अभी अपनी पावर के साथ इसके ऊपर पंच मारा, अगर मेरे सामने कोई ऐसा बंदा होता जो कि स्काई परफॉर्म राम का एक्सपर्ट है, पंच के साथ वो भी आधमरा हो जाता, लेकिन इस बच्चे ने बड़ी आसानी के साथ मेरे पंच को ब्लॉक कर लिया। पता नहीं ये किस किस्म का मॉन्स्टर है। जरा देखो तो सही, मेरा पंच खाने के बाद ये यहाँ पर फिर से आराम से बैठ गया और दोबारा से कल्टीवेट कर रहा है और अपनी बॉडी को हील करने की कोशिश कर रहा है। इसके पास कोई ना कोई स्पेशल आर्ट तो है जिससे ये अपनी बॉडी को दोबारा से हील कर लेता है। ज़ाओची बैठा ग्रेट वे ऑफ बुद्धा के बारे में सोच रहा होता है, क्योंकि ज़ाओची यहाँ पर ग्रेट वे ऑफ बुद्धा के थर्ड स्टेप को भी अनलॉक करने वाला है। ज़ाओची कहता है वे ऑफ बुद्धा ये एक बहुत ही अच्छी परफॉर्म्ड आर्ट है, ये परफॉर्म स्ट्रेंथ के ऊपर बेस नहीं करती बल्कि ये हमारी सोल पावर के ऊपर बेस करती है। इसी वजह से इसे मुझे काफी ज्यादा स्ट्रेंथ मिल रही है। हमारा ज़ाओची यहाँ पर ग्रेट वे ऑफ बुद्धा के बारे में काफी सारी बातें करता है, क्योंकि यहाँ पर ब्रेक थ्रू करने वाला है और तीसरे लेवल को कंप्रीहेंड करने के लिए उसे बहुत सारी बातें करनी पड़ेंगी। यहाँ पर स्ट्रेंथ के बारे में काफी सारी बातें करने के बाद अपनी आंखें जब खोलता है तो इसने ग्रेट वे ऑफ बुद्धा के थर्ड लेवल को अचीव कर लिया है, इसने थर्ड लेवल को अनलॉक कर लिया है। मोली उसे कहती है जी तो बहुत ही अच्छी बात है, तुमने ग्रेट वे ऑफ बुद्धा के तीसरे लेवल को अनलॉक कर लिया। अब तुम्हारे पूरे के पूरे ब्लू विंड एम्पायर में ऐसा कोई भी जीनियस नहीं है जो कि तुम्हारा मुकाबला कर सके, क्योंकि किसी के पास भी इस तरह की मिस्टिक पावर्स नहीं है। लेकिन अगर परफॉर्म स्काई कॉन्टिनेंट की बात की जाए तो पूरे कॉन्टिनेंट में तुम्हारी पावर सिर्फ मिडिल अपर लेवल के साथ ही कंसीडर की जाएंगी, क्योंकि इतनी ज्यादा पावर्स भी नहीं है। मोली इस बात से काफी ज्यादा खुश होती है। मोली कहती है तुमने काफी कुछ नया अचीव किया, अब तुम्हारे पास जितनी स्ट्रेंथ है और जितने नए स्किल्स हैं, इन सारे स्किल्स को यूज करते हुए मुझे लगता है कि तुम एक स्काई राम के एक्सपर्ट के साथ आसानी के साथ मुकाबला कर सकते हो। साथ ही मोली उसे कहती है तुम्हें इससे ज्यादा खुश होने की जरूरत भी नहीं है कि तुमने ग्रेट वे ऑफ बुद्धा के थर्ड लेवल को अचीव कर लिया, ये तो सिर्फ एक अर्ली स्टेज है।
यहाँ बुद्धा के 9 लेवल्स को 3 सेट्स में तकसीम किया जाता है। पहले 3 सेट्स को हासिल करना तो बहुत ज्यादा आसान है, पहली स्टेज को तुमने अचीव कर लिया है, लेकिन चौथे ब्रेक थ्रू के लिए तुम्हें बहुत ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। पुलिस जाओची से कहती है हालांकि इसके 4th लेवल को अचीव करना काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है और इसमें काफी वक्त भी लग सकता है, लेकिन एक दिन आएगा जब तुम इसके 4th लेवल को अनलॉक करोगे और जैसे तुम इसके 4th लेवल को अनलॉक करोगे वक्त तुम्हें 50,000 किलोग्राम की पावर मिलेगी और ये पावर कम नहीं है। जाओची वहाँ पर ब्रेक थ्रू करने के बाद कहता है जहाँ पर काफी देर तक बैठकर ब्रेक थ्रू करने के बाद अब मेरा पेट खाली हो चुका है, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। वो ड्रैगन के मीट का एक टुकड़ा उठाता है, फिर साथ ही कहता है मुझे यहाँ पर 6 महीने से भी ज्यादा का अरसा हो गया है, मैं यहाँ पर खा पी रहा हूँ, लेकिन 6 महीने से मैंने उस डीमन को कुछ भी खाते हुए नहीं देखा। मुझे लगता है कि उस डीमन को भी भूख लगी होगी। वाकई में से भूख नहीं लगती या फिर वो बेचारा कुछ खा पी नहीं सकता। जाओची अपने पास एक मीट का टुकड़ा लेता है और उस टुकड़े को लेकर सीधा उस फॉर्मेशन के अंदर चला जाता है उस डीमन किंग के पास। वो उसके सामने गोश्त के टुकड़े को करते हुए कहता है, जाओची डीमन किंग से कहता है मैंने इस बड़े से ड्रैगन के मीट को टेस्ट किया है कि इसका टेस्ट तो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छा है। कोई इसको खाकर ही बता सकता है कि एम्परर लेवल के बीस का टेस्ट कैसा होता है, लेकिन अकेले खाने में कोई भी मजा नहीं है। हालांकि तुम एक डीमन किंग हो लेकिन फिर भी तुम मेरे सीनियर हो, क्या तुम इस टुकड़े को लेना चाहोगे? तुम भी मेरे साथ खाओ, हम दोनों मिलकर खाते हैं। अगर डीमन किंग से कहता है क्या तुम्हें मेरे ऊपर तरस आ रहा है कि मैं यहाँ पर भूखा प्यासा बैठा हूँ, इसी वजह से तुम ये गोश्त का टुकड़ा मुझे दे रहे हो। डीमन किंग जाओची से कहता है तुम मेरे बहुत ज्यादा करीब आ चुकी हो, क्या तुम्हें इस बात का जरा भी डर नहीं है कि मैं अचानक तुम्हारे पर अटैक करके तुम्हारी जान ले सकता हूँ? जाओची से कहता है हाँ ये बात तो सच है कि मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ, लेकिन मैं यहाँ से आजाद होने के लिए तुम्हें मारना चाहता हूँ, इसलिए नहीं कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ, तुम मुझे पसंद नहीं हो, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं। हो सकता है कि तुम वाकई में एक अच्छे इंसान हो, वाकई में मुझे ऐसा लगता है कि तुम कोई बुरे इंसान नहीं हो, क्योंकि अगर तुम बुरे होते तुमने पहले अटैक में मुझे मार दिया होता। ये बात भी सच है कि मुझे तुम्हारे पर तरस आ रहा है, क्योंकि हम दोनों एक ही जगह के ऊपर ट्रैप हैं। तुम इस नजर से देख रहा हूँ कि हम दोनों एक ही जगह पर ट्रैप हैं और एक ही जैसे हालात में हैं। हम दोनों के पास खाने पीने को कुछ नहीं है, तो अगर मेरे पास कुछ खाने को है तो मैं तुम्हारे साथ शेयर करूंगा, इसलिए मुझे तुम्हारे पर तरस आ रहा है। डीमन किंग जल्दी से उसके हाथ से वो टुकड़ा ले लेता है और कहता है चलो फिर ठीक है, अगर तुम इस बात को इस तरह करते हो कि हम दोनों एक ही जगह पर फंसे हुए हैं और हमें अपनी चीजों को शेयर करना चाहिए। डीमन किंग उस मीट को खाना स्टार्ट कर देता है और बहुत ज्यादा खुश रहता है और वो दोनों यहाँ पर गप्पे लगाना शुरू कर देते हैं। वो डीमन किंग से कहता है मेरा नाम युन कैंग हाई है और मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी किसी का एहसान नहीं लिया, लेकिन आज मैं तुम्हारा एहसान ले रहा हूँ। तुमने यहाँ पर मुझे खाने का एक टुकड़ा दिया है, इस खाने को खाने के बाद तुम्हारा मेरे पर एक एहसान रहेगा, मैं तुम्हारे इस एहसान को कभी नहीं भूलने वाला। अफसोस की बात तो यह है कि हमारे पास सिर्फ मीट है, हमारे पास कुछ वाइन भी होती तो ज्यादा मजा आता, हम लोग यहाँ पर वाइन पीते और पार्टी करते। और उसका नाम सुनने के बाद काफी हैरान होता है। वो उसे कहता है सीनियर तुमने कहा कि तुम्हारा नाम युन कैंग हाई है, सरनेम भी युन है, जबकि मेरा गिवन नेम जी है, मेरा नाम युनची है। युन कैंग हाई उसे कहते हैं तुम्हारा नाम तो काफी ज्यादा अच्छा है। युनची का मतलब होता है बादलों की तरह फ्री, पानी की तरह बिल्कुल साफ। ये नाम बहुत ही ज्यादा अच्छा है, लगता है कि तुम्हारे फादर ने सोच समझकर तुम्हें ये नाम दिया है। तुम्हारे फादर ने तुम्हें ये नाम दिया होगा, वो ये सोच रहे होंगे कि उनका बेटा बिल्कुल एक केयर फ्री लाइफ जिए, ना किसी टेंशन और परेशानी के, इस दुनिया के अफेयर से दूर अपनी एक अलग जिंदगी गुजारे। शायद तुम्हारे फादर को इस बारे में नहीं पता था कि तुम्हारे जैसा एक छोटा मॉन्स्टर जो कि बहुत ही जल्दी एक बहुत बड़ा पावरफुल क्रिएचर बनने वाला है, छोटे से पॉन्ड के अंदर तो हमेशा नहीं रह सकता। लगता है कि तुम्हारे फादर इस बात से काफी ज्यादा डिसपॉइंट होंगे। जाओची डीमन की बातें सुनने के बाद सोच रहा होता है जब मैं रीइंकार्नेट होने के बाद अज़ूरे क्लाउड कॉन्टिनेंट में गया था तो वहाँ पर मेरे मास्टर जो कि एक मेडिकल डॉक्टर थे, मुझे युनची का नाम दिया था। वो मुझे ऐसी जिंदगी देना चाहते थे जो कि इस दुनिया के अफेयर से अलग हो। मुझे दुनिया की सियासत और इस तरह की बातों में दिलचस्पी नहीं लेनी थी, इसी वजह से मेरे मास्टर ने मुझे ये नाम दिया था ताकि मैं परेशानियों से दूर रहूं। लेकिन आखिर बार क्या हुआ, मेरे मास्टर के मरने के बाद मैंने वहाँ पर 70 मिलियन लोगों को मार डाला। इतने सारे लोगों को मारने की वजह से मेरे दिल के अंदर बहुत ज्यादा नफरत बढ़ गई। मेरे मास्टर ने मुझे जो नाम दिया था तो मैं उस नाम के लायक नहीं रहा। जाओची डीमन किंग से कहता है सीनियर अब जबकि हम दोनों इस जगह के ऊपर फंसे हुए हैं और ऊपर से हम दोनों का फैमिली नेम भी एक है, हम दोनों का नेम जुन से स्टार्ट होता है, लगता है कि ये हमारी किस्मत है यहाँ पर एक दूसरे से मिलना। हमारे पास यहाँ पर पीने को वाइन तो नहीं है, लेकिन मेरे पास इस ड्रैगन का ब्लड है, इस ड्रैगन के ब्लड को पी लो, ये भी वाइन से कम नहीं है, इसकी स्मेल और इसका टेस्ट भी वाकई में काफी ज्यादा अच्छा है। ये सब कुछ तुम्हें इसलिए दे रहा हूँ ताकि जिस दिन मैं इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाऊंगा कि मैं तुम्हें यहाँ से मारकर जा सकूं, उस दिन तुम मेरे बारे में जरा भी इस तरह ना सोचो। मैंने तुम्हारे साथ कुछ बुरा किया है और मरने के बाद तुम्हारी आत्मा मुझे हर्ट न करे। डीमन किंग जाओची से कहता है यहाँ पर अपनी तरफ से मुझे वाइन पेश नहीं कर सकते, मैं तुम्हारे हाथ से वाइन नहीं पीऊंगा, हम दोनों कोई फैमिली रिलेटेड तो है नहीं, मैं यहाँ पर एक दूसरे की सीनियरिटी को देखना नहीं चाहिए, इसी वजह से तुम्हारे हाथ से मैं ये वाइन नहीं पी सकता। अगर तुम चाहते हो कि तुम यहाँ पर जो वाइन अपने हाथ से मुझे पिलाओ, के लिए तुम्हें मुझे अपना मास्टर मानना होगा, जल्दी से मुझे अपना मास्टर मान लो, फिर मैं तुमसे ये वाइन ले लूंगा। और उसकी बात सुनते ही बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और उसे कहता है हम लोग ये कैसे रास्ते पर चल रहे हैं जहाँ पर तुम्हारी किस्मत में मेरे हाथों से मरना हुआ लिखा हुआ है, क्योंकि तुम मरने वाले हो और मैं यहाँ से बाहर निकलूंगा। फिर जहाँ पर मेरे मास्टर बनकर तुम्हें क्या मिलेगा, तुम मुझे क्या सिखाने वाले हो? डीमन किंग जाओची से कहता है क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं सिखा सकता? पिछले 100 साल से इस जगह के ऊपर ट्रैप हूँ, इसका अंदाजा लगा सकते हो कि मेरी एज कितनी ज्यादा होगी। मेरा बेटा छोटा था, मैंने सिर्फ उसी को कुछ टीचिंग्स दी थी, मैं सिर्फ अपने बेटे का मास्टर हूँ, इसके अलावा मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी किसी डिसाइपल को एक्सेप्ट नहीं किया। मेरे अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है और तुम एक छोटे मॉन्स्टर की तरह हो, तुम मुझे बहुत ज्यादा पसंद आए हो और ऊपर से मेरे पास जितनी स्ट्रेंथ है मुझे लगता है कि मैं तुम्हारा मास्टर बनने के लायक हूँ। इल्यूशनरी डीमन ड्राम में मेरे दरवाजे पर बहुत ही पावरफुल लोग आए ताकि मैं उन्हें अपना डिसाइपल बना लूं, लेकिन मैंने उन सभी को रिजेक्ट कर दिया। जाओची डीमन किंग से कहता है ऐसी बात नहीं है, मैं आपको यहाँ पर रिजेक्ट नहीं कर रहा, आपके पास जितनी स्ट्रेंथ है और आप जितने महान मास्टर हैं, को अपना मास्टर मानना मेरे लिए बहुत बड़ी प्राइड की बात होगी। लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि मैं आपको अपना मास्टर नहीं मान सकता, मेरे पास पहले से एक मास्टर है, अगर मेरे मास्टर को पता चल गया कि मैंने एक और मास्टर को एक्सेप्ट किया है तो वो मुझे मार डालेगा। सोच रहा होता अगर मैंने मोली के यहाँ पर होते हुए किसी और को अपना मास्टर मान लिया तो मोली तो वाकई में मुझे मार डालेगी, क्योंकि मोली इस मास्टर से बहुत ज्यादा पावरफुल है। मास्टर जुन जाओची से कहते हैं इस पूरे के पूरे स्काई प्रोफाउंड कॉन्टिनेंट में सिर्फ 5 ही लोग ऐसे हैं जो कि मेरा मुकाबला कर सकते हैं। इन 5 के अलावा ऐसा कौन सा सेक्रेट मास्टर है जो कि तुम्हारा मास्टर है, जिसने तुम्हें अपना डिसाइपल बनाया है और जिसके बदले में तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं कर सकते? तो जुन से कहते हैं तुम्हें यहाँ पर तुम्हें अपना डिसाइपल बनने पर ज्यादा फोर्स नहीं कर सकता, क्योंकि ये तुम्हारी अपनी मर्जी है। मैंने तुमसे ये ड्रैगन मीट को खाया है और साथ में ये ड्रैगन ब्लड को पिया है, तो ये सब कुछ फ्री में तो नहीं ले सकता, इसके बदले में तुम्हें कुछ सिखा
तो सकता हूँ। तब तक तुम मुझे मारने के काबिल नहीं हो जाते, तब तक मैं तुम्हारा स्पारिंग पार्टनर बनूंगा। मैं जहाँ पर तुम्हारे साथ प्रैक्टिस करूंगा और प्रैक्टिस करने में तुम्हारी मदद करूंगा। साउची से कहता है सीनियर जून, आपने ये तो कह दिया कि आप यहाँ पर मेरे स्पारिंग पार्टनर बनेंगे, लेकिन आपकी बॉडी तो यहाँ पर चेन्स के साथ बंधी हुई है, आप मेरे साथ कैसे प्रैक्टिस करेंगे? तो मास्टर जून से कहते हैं क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि अगर मेरी बॉडी यहाँ पर चेन्स के साथ बंधी हुई है तो मैं तुम्हें ट्रेन नहीं कर सकता, मैं तुम्हारे साथ स्पार मैच नहीं कर सकता? इस वक्त मास्टर के पीछे से एक बड़ा सा नर्जी का बना हुआ हाथ निकलता है और वो जाउची के ऊपर अटैक करता है। जाउची जल्दी से जंप करते हुए पीछे की तरफ हटता है और स्टैक को अवॉइड करता है। उसी वक्त वो हाथ फिर से आगे बढ़ता है, फिर से जाउची के ऊपर अटैक करता है। जाउची भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है, उस हाथ की पावर कोई कम नहीं होती, वो काफी ज्यादा होती है। जाउची अटैक को ब्लॉक करने के बाद मास्टर जून से कहता है ये क्या चीज थी? मास्टर जून से कहते हैं इसे परफाउंड हैंडल कहा जाता है और ये मेरा परफाउंड हैंडल है। ये एक बहुत ही स्पेशल पावर है जिसे मैं अपनी सोल के साथ कंट्रोल कर सकता हूँ, कि मैं इसे अपनी सोल से कंट्रोल कर सकता हूँ, इसलिए इसे मैं जैसे चाहे वैसे शेप दे सकता हूँ। बहुत सारी चीजों की इसे शेप दी जा सकती है, एक पंजे की शेप दे सकते हैं या फिर एक पंच की शेप दे सकते हैं या फिर कोई वेपन बना सकते हैं। हैंडल वाली पावर इतनी ज्यादा स्पेशल है सिर्फ और सिर्फ इल्यूजनरी डीमन राम की रॉयल फैमिली वालों के पास ही है, जो कि मेरी फैमिली है। यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 90 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। रीइंकार्नेटेड के एपिसोड 91 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था डीमन किंग जिसका नाम युन कैंग हाई है, जाउची को पहले अपना डिसाइपल बनने की ऑफर करता है, लेकिन जाउची उसकी इस ऑफर को रिजेक्ट कर देता है। उसके बाद उसे कहता है ठीक है मैं तुम्हारे साथ स्पार मैच करने के लिए, जब तक तुम मुझे मारने के काबिल नहीं हो जाते तब मैं तुम्हारा स्पारिंग पार्टनर बनूंगा। साथ ही उसे अपनी रॉयल फैमिली की स्पेशल पावर जिसे हैंडल कहा जाता है उसके बारे में बताता है। जाउची उसके स्पेशल हैंडल को देखकर कहता है जब भी कोई इस हैंडल को रिलीज करेगा तो उसके पास डबल पावर आ जाएगी, यानी कि वो 3 तरह से अटैक कर सकता है। पिटिशन के दौरान मैंने लिंग जुन को ये करते हुए देखा था। लिंग जुन ने वहां पर अपना डबल गैंगर क्रिएट किया था, लेकिन इस हैंडल की पावर उसके डबल गैंगर से भी ज्यादा है। सीनियर जून से कहता है सीनियर जून ये वाली परफाउंड हैंडल वाली पावर मुझे ये बताओ क्या ये तुम्हारी स्पेशल आर्ट है, तुम्हारी फैमिली ने सीखी हुई है, या फिर ये तुम्हारी ब्लड लाइन वाली पावर है जो कि तुम्हारी ब्लड लाइन में मौजूद है? मतलब ये है कि क्या कोई दूसरा इसको कल्टीवेशन से हासिल कर सकता है या नहीं? सीनियर जून से कहते हैं मैं तुम्हें इल्यूजनरी डीमन राम के बारे में बताता हूँ। इल्यूजनरी डीमन राम में 12 बहुत ही पावरफुल फैमिलीज हैं और उन 12 पावरफुल फैमिलीज में से हमारी फैमिली जिसे रॉयल फैमिली कहा जाता है सबसे ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि हमारी फैमिली वालों के पास ये वाली हैंडल की पावर है। हैंडल की पावर की वजह से हमारी फैमिली बाकी की 11 फैमिली से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और हमें रॉयल फैमिली कहा जाता है। हमें इसको कल्टीवेट करने की जरूरत नहीं होती। जब हमारी फैमिली का कोई बच्चा इतना बड़ा हो जाता है कि वो अपनी परफाउंड एनर्जी को रिलीज करता है तो अपने आप उसकी बॉडी के ऊपर से ये सील अनलॉक हो जाती है और वो हैंडल को यूज कर पाता है। स्पेशली जब कोई स्काई परफाउंड राम तक पहुंचता है, स्काई परफाउंड राम में पहुंचने के फौरन बाद ही ये सील अपने आप अनलॉक हो जाती है। हमारी रॉयल फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं हम सभी लोग डिसेंडेंट्स हैं एक ट्रू गॉड के, इसी वजह से हमारे पास उस ट्रू गॉड की रियल पावर है ये हैंडल वाली पावर। मास्टर जून अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए कहते हैं क्या तुम मेरे इस परफाउंड हैंडल का कलर देख रहे हो? ये सियान कलर का है। इसके कलर से हम लोग हैंडल की स्ट्रेंथ और पावर के बारे में जान सकते हैं। क्या इस हैंडल की पावर कितनी ज्यादा होगी? कि जितनी भी परफाउंड पावर के हैंडल्स होते हैं वो सारे के सारे अलग अलग कलर्स के होते हैं। मास्टर जून जाउची को हैंडल के कलर्स के बारे में बताते हैं कि सबसे लोएस्ट कलर जो होता है रेड कलर होता है और सबसे हाईएस्ट कलर गोल्डन कलर होता है। कलर्स के हिसाब से हमारे हैंडल्स की पावर्स होती हैं। हम लोग कलर देखकर डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि किसी के पास कितनी पावर होगी। कि जब ब्लड लाइन स्पिरिट की पावर है, इसी वजह से जब एक बार इसको अवेकन कर लिया जाता है तो जिस कलर के साथ ये अवेकन होती है पूरी जिंदगी ये उसी कलर के साथ ही रहती है। मेरी फैमिली में इस वक्त 90% लोग ऐसे हैं जो कि रेड टू येलो कलर में है, यानी कि उनके पास ज्यादा पावर नहीं है और सभी के पास ये लो लेवल में है। हमारी फैमिली में जिनके पास ये ग्रीन कलर के हैंडल्स होते हैं उनको रेड जीनियस कहा जाता है। तो वो लोग इस हैंडल की 40% पावर को रिलीज कर सकते हैं। ग्रीन कलर के पास सियान कलर आता है, यानी कि मेरे पास सियान कलर है और ये लोग 50% तक पावर को कंट्रोल कर सकते हैं। मैं इस वक्त इस हैंडल की 50% पावर को कंट्रोल कर सकता हूँ। मेरी फैमिली में अगर आपके पास लोएस्ट लेवल का रेड कलर का हैंडल भी होगा तब भी आप अपने सेम लेवल के दूसरे बंदे को बड़ी आसानी के साथ हरा सकते हैं या फिर अपने से हाई लेवल के बंदे को भी हरा सकते हैं। जाउची उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा होता है मेरे पास बहुत सारी ऐसी सीक्रेट एबिलिटीज हैं, उनमें से 2 पावर्स तो मुझे गॉड से मिली है, ड्रैगन गॉड और फिनिक्स डिवाइन गॉड से मिली है। ऐसी पावर्स हैं जो कि मुझे डिवाइन राम से मिली है। मेरी मास्टर मोली ने मुझे सीक्रेट टेक्निक्स दी है। ग्रेट वे ऑफ बुद्धा की टेक्निक भी एक सीक्रेट आर्ट है। तो मुझे ये हैंडल की पावर भी मिल जाए तो मेरी पावर लेवल में और ज्यादा इजाफा हो जाएगा। लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि ये वाली एबिलिटी ब्लड लाइन की एबिलिटी और मुझे नहीं मिल सकती। जाउची मास्टर जून से कहता है तो ब्लू परफाउंड हैंडल के बारे में क्या ख्याल है? वो तो सियान के बाद आता है। मास्टर जून जाउची से कहते हैं ब्लू परफाउंड हैंडल को अवेकन करना बहुत ज्यादा मुश्किल काम है। बहुत सारे जीनियस में से सिर्फ एक ऐसा जीनियस होता है जो कि ब्लू कलर के हैंडल को अवेकन कर पाता है, क्योंकि ब्लू कलर के हैंडल वाले 60% तक इस हैंडल की पावर को यूज कर सकते हैं। ब्लू के बाद पर्पल कलर आता है और पर्पल कलर और भी ज्यादा रेयर है। जिसके पास पर्पल कलर वाला हैंडल होगा वो 70% तक इसकी पावर को अवेकन कर पाएगा। कि ये तो सिर्फ एक मिथिकल अपीयरेंस है। हमारी फैमिली में पिछले 8000 साल में सिर्फ एक ही बंदा ऐसा हुआ है जिसके पास पर्पल कलर का हैंडल था, उसके बाद कोई भी ऐसा बंदा अपीयर नहीं हुआ। यही बात सबसे हाईएस्ट गोल्डन कलर की, तो जिसके पास गोल्डन कलर का हैंडल होगा वो 100% तक इस हैंडल की पावर को यूज कर पाएगा। इसके साथ साथ उसके पास बहुत सारी स्पेशल एबिलिटीज भी होंगी। आज तक हमने कभी भी किसी को गोल्डन हैंडल के साथ नहीं देखा और ना ही कभी हमने गोल्डन हैंडल के साथ किसी के बारे में सुना है कि हमारी फैमिली में कोई ऐसा बंदा था। हमें लगता है कि वो ट्रू गॉड जिससे हमें ये पावर्स मिली है सिर्फ उसी के पास ही ये गोल्डन कलर का हैंडल हुआ करता था। इसलिए तुम इस गोल्डन कलर को तो सिर्फ एक कहानी ही समझो, क्योंकि इस गोल्डन कलर को कोई भी कभी भी अचीव नहीं कर सकता। जाउची सीनियर जून से कहता है मुझे तुमसे एक और सवाल पूछना है। तुम यहाँ पर जो बातें कर रहे हो उससे तो लगता है कि तुम एक इंसान हो, फिर ये सभी लोग तुम्हें एक डीमन क्यों कहते हैं? और ऊपर से तुम जिस जगह से आए हो तुम
उसे इल्यूजनरी डीमन राम क्यों कहते हो? मास्टर जून उसे कहते हैं, हाँ मैं एक इंसान हूँ, मैं एक डीमन नहीं हूँ, लेकिन मैं इल्यूजनरी डीमन राम से आया हूँ। हमारा इल्यूजनरी डीमन राम तुम्हारे स्काई परफाउंड कॉन्टिनेंट से काफी ज्यादा अलग है। तुम्हारे स्काई परफाउंड कॉन्टिनेंट के ऊपर 40% इंसान है, 60% बीस्ट है, जबकि डीमंस वो 1% से भी कम है। जहाँ पर जितनी भी बाकी लाइफ फॉर्म्स हैं वो सारी की सारी 1% से भी कम है। इसी वजह से तुम्हारा ये वाला कॉन्टिनेंट बाकी के कॉन्टिनेंट से काफी अलग है। जबकि हमारा इल्यूजनरी डीमन राम वहाँ पर 30% डीमन है, 30% ह्यूमन है, 30% बीस्ट है, बाकी की 10% वहाँ पर फेरीज रहती है। अरे इल्यूजनरी डीमन राम में इंसान और डीमंस एक साथ मिलकर रहते हैं। वो लोग वहाँ पर बहुत ही पीसफुली रहते हैं, आपस में फाइट भी नहीं करते, जहाँ तक कि वो लोग आपस में मीटिंग भी कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ शादी भी कर सकते हैं। वहाँ पर तो बहुत सारी ऐसी नस्लें हैं जो कि मिक्स हो चुकी हैं और वहाँ पर हमें कोई भी फर्क नहीं है इंसान और डीमंस में। इसी वजह से उसे इल्यूजनरी डीमन राम कहा जाता है। इंसान अगर इल्यूजनरी डीमन राम में जाता है तो उसके लिए वहाँ पर एक प्योर इंसान या फिर एक प्योर डीमन जिसके पास सिर्फ और सिर्फ डीमन की ब्लड लाइन हो या सिर्फ और सिर्फ इंसान की ब्लड लाइन हो, ढूंढ पाना काफी ज्यादा मुश्किल है। जाओची उसे कहता है, सीनियर मुझे बताएं कि आपने कभी अजूरे क्लाउड कॉन्टिनेंट के बारे में सुना है? क्या आपने कभी इस कॉन्टिनेंट का नाम सुना है? मास्टर जून उसे कहते हैं, हाँ मैंने अजूरे क्लाउड कॉन्टिनेंट का नाम सुना हुआ है। तो मास्टर जून जहाँ पर उसे इस दुनिया के कॉन्टिनेंट्स के बारे में बताते हैं वो उसे कहते हैं, इस वक्त हम लोग जिस प्लेनेट के ऊपर रह रहे हैं इसको ब्लू पोल स्टार कहा जाता है। इस पूरे के पूरे प्लेनेट के ऊपर 97% तक सिर्फ पानी है और सिर्फ 3% सिर्फ जमीन है। 3% एक परसेंट के हिसाब से अलग अलग है, यानी कि ये इस पूरे प्लेनेट के ऊपर फैली हुई है। 3% की 3 अलग अलग लैंड्स 3 बड़े कॉन्टिनेंट्स बनाती है। एक तुम्हारा स्काई परफाउंड कॉन्टिनेंट है, एक हमारा डीमन इल्यूजनरी राम है और तीसरा बारे में तुमने अभी कहा है वो अजूरे क्लाउड कॉन्टिनेंट है। जाओची कहता है, सीनियर तो आपको पता है कि अजूरे क्लाउड कॉन्टिनेंट में कैसे जाया जा सकता है? मास्टर जून उसे कहते हैं, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि ये पूरा प्लेनेट 97% पानी से बना है, जो जमीनें आपस में बहुत ज्यादा अलग अलग है। तीनों कॉन्टिनेंट्स तक पहुंच पाना काफी ज्यादा मुश्किल है। तुम एक से दूसरी जगह पर जाना चाहते हो तो तुम्हें बहुत बड़े बड़े समुद्रों को पार करना पड़ेगा। मैंने इल्यूजनरी डीमन राम में तुम्हारे अजूरे क्लाउड कॉन्टिनेंट का नाम सुना है, लेकिन कभी वहाँ पर गया नहीं क्योंकि वो काफी ज्यादा दूर है। तुम ऐसे भी कह सकते हो कि हमने सिर्फ और सिर्फ कहानियों में उस कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ा है। तुम एक ऐसी जगह के बारे में क्यों जानना चाहते हो जो कि जहाँ से बहुत ज्यादा दूर और सिर्फ कहानियों में उसके बारे में बताया गया है? हम में से किसी ने भी वहाँ पर जाकर नहीं देखा, क्या वाकई में अजूरे क्लाउड डायनेस्टी है भी या नहीं? जाओची से कहता है, वहाँ पर जाने की मेरी अपनी वजह है। मास्टर जून से कहते हैं, अगर तुम उस जगह पर जाना चाहते हो तो तुम्हें स्ट्रेंथ को हासिल करना पड़ेगा। अगर तुम्हारे पास इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ होगी, एक समुद्र को पार करके अजूरे क्लाउड डायनेस्टी तक पहुंचना तो बहुत ही आसान काम है। तुम तो डिवाइन राम में भी जा सकते हो, यानी कि तुम पूरे यूनिवर्स में घूम सकते हो, जहाँ तक कि तुम गार्ड्स के पास भी पहुंच सकते हो। अगर वाकई में वहाँ पर जाना बहुत ज्यादा जरूरी है तो फिर तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना होगा, इतना स्ट्रॉन्ग कि तुम वहाँ पर पहुंच सको। जाओची कहता है, सीनियर आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे गाइड करने के लिए। चलें फिर जहाँ पर अपनी ट्रेनिंग को स्टार्ट करते हैं। जाओची जल्दी से जंप करते हुए पीछे उठता है। मास्टर अपने परफाउंड हैंडल के साथ उसके ऊपर अटैक करते हैं। दोनों अपनी पावर्स को टकरा रही होती हैं और प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहीं से हमारा नेक्स्ट सीन अजूरे क्लाउड कॉन्टिनेंट का दिखाया जाता है। ग्रैंड वे क्लैन में जाओची की छोटी दुल्हन यानी सूलिंग अपनी बैल्कनी में खड़ी होती है और अपने ब्रदर जुंची के बारे में सोच रही होती है। सूलिंग कहती है, मैं जल्दी से जल्दी बड़ा होना चाहती हूँ क्योंकि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो ब्रदर जुंची यहाँ पर वापस आएगा और मुझसे शादी करके मुझे अपने साथ ले जाएगा। सूलिंग वहीं पर खड़ी जाओची के बारे में सोच रही होती है कि उसी वक्त उसका बड़ा भाई हाउरेन वहाँ पर आता है। वो उसके सर पे हाथ रखते हुए कहता है, मेरी छोटी पगली बहना तुम्हें क्या लगता है बिग ब्रदर यहाँ पर वाकई में तुमसे शादी करने के लिए वापस आएगा? वो तो यहाँ से चला गया है, वो वापस नहीं आने वाला। ऊपर से तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि वो लड़का इतना स्ट्रॉन्ग है और उसकी बैकग्राउंड बहुत ज्यादा पावरफुल है। हमारा ग्रैंड वे क्लैन इतना ज्यादा पावरफुल नहीं है कि हमारे क्लैन की कोई लड़की उसके साथ शादी कर सके। उसने ये सारी हेल्प हमारी इसीलिए की थी क्योंकि हमने उसकी खूबसूरत वाइफ को यहाँ पर रहने के लिए जगह दी और उसका इलाज किया था और उसके बदले में उसने हमारी हेल्प कर दी। तुम तो यहाँ पर उसके प्यार में पागल हुए जाती हो, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, वो वापस नहीं आएगा। सूलिंग उसे कहती है, तुम झूठ बोल रहे हो, बिग ब्रदर जुंची ने मुझसे कहा था कि वो मुझे लाइक करता है और मुझसे शादी करने के लिए वापस आएगा। हाउरेन उसे कहता है, अगर ऐसी बात है, तुमने कहा कि वो तुम्हें लाइक करता है तो फिर मुझे ये बताओ तुम्हें पता है कि वो कहाँ पर रहता है? क्या तुम्हें उसके सेक्टर के बारे में बताया कि वो कौन से सेक्टर से यहाँ पर आया था? उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया, उसने तुम्हें अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया और वो तुम्हें अपने साथ भी तो लेकर जा सकता था। सूलिंग उसकी बातें सुनने के बाद रोना शुरू कर देती है और रोते हुए वहाँ से भाग जाती है और कहती है, बिग ब्रदर तुम बहुत ही बुरे हो, मेरा जाओची वापस आएगा, वो मुझसे शादी करने के लिए जरूर आएगा। वो रोती हुई वहाँ से भाग जाती है कि हाउरेन कहता है, ये पागल लड़की, चलो शुक्र है यहाँ से बाहर तो गई। साथ ही वो अपने सेकंड अंकल से कहता है, अंकल मैंने उसको यहाँ से रुलाकर भगा दिया है, चलो जल्दी से बाहर निकलो और मुझे बताओ तुम मुझसे क्यों मिलने के लिए आए थे, तुम्हें मुझसे क्या कहना है? उसके सेकंड अंकल सू हैंगजुई वहाँ से निकलते हैं और उसे कहते हैं, भतीजे तुम एक बहुत ही इंटेलिजेंट लड़की हो, तुम्हें अभी तक पता चल जाना चाहिए कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ। मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने बाप की जगह पर इस क्लैन के हेड बन जाओ। हाउरेन अपने अंकल की बात सुनने के बाद काफी ज्यादा खुश हो जाता है। ये तो बिल्कुल एक बेवकूफ है, इसे लगता है कि इसका अंकल इसे क्लैन का हेड बना देगा, जबकि सालों से उसका सपना था क्लैन हेड बनने का। कहीं पर उसके फादर शू हैंगशान को भी दिखाते हैं। शू हैंगशान आ रहे होते हैं और कहते हैं, हाउरेन आजकल कुछ ज्यादा ही अजीब हरकतें कर रहा है, उम्मीद करता हूँ कि मेरे बेटे को कोई विलन अपने बहकावे में न ले ले और उसे अपनी बातों में फंसाकर कुछ से गलत काम न करवा ले। कि मुझे हाउरेन से ज्यादा उम्मीदें नहीं है, लेकिन लिंग मेरी बहुत ही प्यारी बेटी है, हर हाल में उसे प्रोटेक्ट करना है चाहे कुछ भी हो जाए। साथ ही वो कहता है, काश वो लड़का जाओची मेरी बेटी को अपने साथ ही ले जाता, उसका मुझे अपनी बेटी के बारे में फिक्र तो नहीं होती। यहाँ पर क्लैन में अभी बहुत कुछ चल रहा है जिससे मेरी बेटी को खतरा हो सकता है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 91 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। रीइंकार्नेटेड के एपिसोड 92 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था जाओची अपने मास्टर जुन के साथ वहां पर प्रैक्टिस कर रहा होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में लिंगजी का सीन दिखाया जाता है। हेवनली स्वॉर्ड विला के बाहर लिंगजी प्रैक्टिस कर रहा होता है। लिंगजी बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा होता है। लिंगजी अब 17 साल का लड़का बन चुका है क्योंकि पहले वो 16 साल का था। जाओची को सील के अंदर पूरा 1 साल गुजर चुका है। लिंगजी वहां पर प्रैक्टिस करते हुए कहता है, बॉस अब मुझे अंदाजा हुआ कि तुमने कितनी ज्यादा प्रैक्टिस की होगी, इतने ज्यादा मेहनत करके तुमने वो स्ट्रेंथ हासिल की थी जिससे तुमने मुझे उस कंपटीशन में हरा दिया था। मैं तुम्हारी तरह पता नहीं बन पाऊंगा या नहीं, फिर से तुम्हारे साथ एक टूर्नामेंट में फाइट करना चाहता हूँ और अपनी पावर्स को आजमाना चाहता हूँ। इन अफसोस की बात तो यह
है कि तुम्हें इस दुनिया से गए हुए पूरे 16 महीने गुजर चुके हैं। तानी सिस्टर कैंगचू इस वक्त क्या कर रही होगी? सिस्टर को तो बहुत बड़ा झटका लगा होगा क्योंकि वो तुम्हें पसंद करती थी और तुमसे शादी करना चाहती थी। इस नेक्स्ट सीन में ब्लू विंड इंपीरियल सिटी का दिखाया जाता है जहाँ पर प्रिंसेस अपने गार्डन में खड़ी होती है तो उसके पास एक नौकरानी आती है और उसे कहती है, प्रिंसेस, हिमवली बर्निंग सेक्टर के यंग मास्टर ने आपके लिए वर्ड्स भिजवाए हैं। उन्होंने कहा कि 7 दिन के अंदर वो एंगेजमेंट करना चाहते हैं और उसके बाद 7 दिन के बाद वो यहाँ पर अपने एस्कॉर्ट को लेकर आएंगे और आपको यहाँ से वापस ले जाएंगे अपनी दुल्हन बनाकर। 7 दिन के बाद शादी होने वाली है। थर्ड प्रिंस के साथ उनकी बात हो चुकी है। थर्ड प्रिंस ने बहुत सारे नौकरों को पहले से ये इजाजत दे दिया कि वो तैयारियां शुरू कर दें, 7 दिन के बाद आपकी शादी है। उससे कहती है, ठीक है मुझे पता चल गया, आप तुम जा सकती हो। तो मेरे फादर को इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि वो बहुत ही अच्छे से रेस्ट करें और इस बारे में परेशान ना हो। नौकरानी जो कि वहाँ से जा रही होती है वो सोच रही होती है जब से वो कंपटीशन खत्म हुआ है, उस कंपटीशन से वापस आने के बाद से प्रिंसेस बहुत ज्यादा बदल गई है। पहले से ये बहुत ज्यादा खुश रहा करती थी लेकिन अब तो ये कम्प्लीटली चेंज पर्सन हो चुकी है। पिछले 1 साल से इसने यहाँ पर अपने भाइयों को के ऊपर बैठने से काफी हद तक रोका है ताकि वो इंपीरियल फादर को हटाकर उसकी जगह पर गद्दी पर न बैठ सके। इसने बहुत सारी न्यूट्रल पार्टीज को यहाँ पर शामिल किया, बहुत सारी फोर्सेस को गैदर किया। अब मुझे लगता है कि ये हिवनली बर्निंग सेक्टर के यंग मास्टर से शादी भी किसी मकसद के लिए कर रही है। प्रिंसेस वहीं पर खड़े खड़े कहती है, इंपीरियल ब्रदर, अब जबकि तुम यहाँ पर आ चुके हो तो फिर छुपने की क्या जरूरत है? यहाँ पर बाहर आ जाओ, मुझसे बात करो, तुम क्या बात करने के लिए आए हो? ऐसा तो नहीं है कि तुम मेरी शादी से जरा भी खुश नहीं हो, हालांकि ये शादी तुम्हारी अरेंज की हुई है। उसका इंपीरियल ब्रदर वहाँ से निकलता है और उसे कहता है, इंपीरियल सिस्टर, जुई चैंग वाकई में तुम्हारे लायक है, इंसानों में एक ड्रैगन कहा जा सकता है। मुझे लगता है कि तुम दोनों की जोड़ी वाकई में परफेक्ट रहेगी। वो हिमालय बर्निंग सेक्टर का यंग मास्टर है और तुम एक प्रिंसेस हो। मैं तो तुम्हारी शादी को लेकर बहुत ज्यादा खुश हूँ, मैंने तो तैयारियां भी शुरू करवा दी हैं। प्रिंसेस अपने भाई से कहती है, अच्छा ये बात है, अगर आप इस शादी से ज्यादा खुश हैं तो मेरा एक काम कर दें, फैन जुई चैन को ये बात फिर से याद करवा देना। इस शादी के लिए मेरी एक शर्त है, उसे अपनी फैमिली के सोल बर्निंग फ्लावर को शादी के गिफ्ट्स में रखना होगा, तभी मैं उसके साथ शादी करके यहाँ से जाऊंगी, वरना ये शादी उसी दिन कैंसिल हो जाएगी जिस दिन वो मुझे लेने के लिए आएगा। फिर साथ ही वो अपने भाई से कहती है, ठीक है मैं अपने फादर से मिलने के लिए जा रही हूँ, अगर तुम यहाँ पर रुकना चाहते हो तो रुक सकते हो। कि वहीं से जाते हुए रास्ते में हमें ये अपने असली इरादे के बारे में बताती है कि ये फैन जुई चैन के साथ शादी नहीं करने वाली, बल्कि उससे बर्निंग सोल फ्लावर लेने के बाद शादी की पहली रात या खुदकुशी कर लेगी। तो वो कहती है, जूनियर ब्रदर जून, प्लीज मुझे माफ करना, पिछले 16 महीने से मैं अकेले ही जिंदा हूँ और तुम दूसरी दुनिया में अकेला मेरा इंतजार कर रहे हो। सिर्फ कुछ और दिन की बात है, 7 दिन के बाद मैं भी तुम्हारे पास आ रही हूँ और फिर हम दोनों वहाँ पर एक दूसरे के साथ रहेंगे। यहीं से नेक्स्ट सीन हमारा सील के नीचे का दिखाया जाता है। जाओची अभी भी मास्टर के साथ उसके हैंडल के साथ प्रैक्टिस कर रहा होता है। इन्हें जून भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होते हैं। वो कहते हैं, सिर्फ 16 महीने में इस लड़के ने अपनी स्ट्रेंथ को बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ आगे बढ़ाया है। इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। तेजी के साथ तो किसी की कल्टीवेशन भी आगे नहीं बढ़ती। सिर्फ एक ही साल में इस स्पिरिट परफॉर्म राम के फर्स्ट लेवल से अर्थ परफॉर्म राम के 6th लेवल तक पहुंच चुका है। लड़के को अगर एक जीनियस कहा जाए तो ये वाकई में एक रियल जीनियस है। इसका मुकाबला करने लायक कोई भी नहीं होगा अगर ये वाकई में एम्पर लेवल तक पहुंच जाता है। साउची कहता है, ये तो वाकई में बहुत ही कमाल की बात है, पर मास्टर के साथ प्रैक्टिस करते हुए मैं अपने बाकी के स्किल्स को भी निखार रहा हूँ। मैंने अपनी स्टार कार्ड ब्रोकन शैडो टेक्निक को भी मास्टर किया है, तो मैंने 2nd लेवल तक ब्रेक थ्रू किया है, जिसकी वजह से अपने 2 शैडोज क्रिएट कर सकता हूँ, उनको मटेरियलाइज कर सकता हूँ। सीनियर जून कहते हैं, इस लड़के की स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा है कि ये अपने से हाई लेवल के बंदे को हरा सकता है। जैसे कि अभी इसके पास जो स्ट्रेंथ है वो अर्थ परफॉर्म के 6th लेवल पर है, जबकि मेरे पास जो हैंडल की पावर है वो 60% है, जो मेरी 60% पावर के सामने भी बड़ी अच्छे से मुकाबला कर रहा है। फिर हम लोग इसके करंट लेवल को छोड़ दें तो मुझे लगता है कि इस वक्त अगर इसका लेवल होना चाहिए था वो स्काई परफॉर्म होना चाहिए था। तो साउची यहीं पर प्रैक्टिस के दौरान अपने 3rd गेट पुरगाटरी गेट को एक्टिवेट करता है और उसके साथ ही वो हिमालय वुल्फ स्लैश को यूज करते हुए मास्टर जून के ऊपर अटैक करता है। वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है। मास्टर जून उसे कहते हैं, लिटिल मॉन्स्टर, तुम तो वाकई में बहुत ही अच्छे हो, मैं तो सोच भी नहीं सकता कि फ्यूचर में तुम कितनी ज्यादा तरक्की करोगे और कौन से लेवल को हासिल करोगे। मास्टर जून आगे हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं, लगता है कि मैं पागल हो गया हूँ, मेरा दिमाग खराब हो गया है, मैं तुम्हारे जैसे एक मॉन्स्टर को यहाँ पर ट्रेनिंग करवा रहा हूँ ताकि तुम जल्दी से जल्दी स्ट्रॉन्ग बन जाओ और तुम मुझे मार डालो। जितनी जल्दी तुम स्ट्रॉन्ग बनोगे उतनी जल्दी तुम मुझे मार डालोगे, फिर भी मुझे बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। जाओची मास्टर जून से कहता है, मास्टर जून बात नहीं है, तुम ना तो पागल हुए ना ही तुम्हारा दिमाग खराब हुआ है, बल्कि तुमने बिल्कुल सही फैसला किया है। तुम यहाँ पर लॉक्ड हो इसलिए तुम यहाँ से निकल नहीं सकते, लेकिन मैं तो यहाँ से निकल सकता हूँ और तुमने खुद ही कहा कि मेरा फ्यूचर लिमिटलेस है, मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। तो जाने से पहले तुम मुझे अपनी आखिरी ख्वाहिश बता सकते हो, मैं तुम्हारे लिए बाहर जाने के बाद तुम्हारी उस आखिरी ख्वाहिश को जरूर पूरा करूंगा, जहाँ तक हो सके मैं उसे पूरा करूंगा। मास्टर जून जाओची से कहते हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है कि तुम्हारे जैसा एक अच्छा लड़का मुझे मिला है कि हीवंस ने मेरे पर तरस खाया और तुम्हें मेरे पास भेज दिया। बस अभी भी एक ऐसी चीज है जो कि हमारे डीमन इल्यूजनरी राम के लिए बहुत सा इंपॉर्टेंट है। इस दिन तुम इतने स्ट्रॉन्ग हो जाओ कि तुम मुझे मार डालो, मरने से पहले मैं वो चीज तुम्हें दे दूंगा ताकि तुम वो चीज जाकर उस बंदे को दे सको जिसे मैं तुम्हें देने का कहूंगा। के बाद मैं जहाँ पर आराम और शांति के साथ मर सकता हूँ, मुझे कोई भी अफसोस नहीं होगा। जाओची और मास्टर जून सांस लेने के लिए वहीं पर बैठ जाते हैं। जाओची कहता है, हो सकता है पिछले 1 साल से यहाँ पर मुझे टाइम के बारे में जरा भी अंदाजा नहीं है, लेकिन मैं अपनी वाइफ किंगजू, लिटिल फेरी, उन दोनों के लिए जरा भी परेशान नहीं हूँ क्योंकि वो दोनों ही एम्परर लेवल की मास्टर्स हैं, दोनों अपना ख्याल रख सकती हैं। लेकिन मुझे सिस्टर ज़ुरो की काफी ज्यादा फिक्र है कि वो वहाँ पर पता नहीं क्या कर रही होगी, वो कैसी होगी। जाओची यहीं पर बैठे बैठे अपनी जेब में हाथ डालता है और अपने लॉकेट को बाहर निकाल लेता है। वो अपने पेंडेंट को निकालकर उसको देख रहा होता है। तो मास्टर जून उसके हाथ में वो पेंडेंट देख लेते हैं। जाओची अपने पेंडेंट को देखते हुए सोच रहा होता है, मैं अपने पेरेंट्स को देखना चाहता हूँ, मैं अपने पेरेंट्स से मिलना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कि आखिर वो कौन थे जिन्होंने ये पेंडेंट मेरे पास छोड़ दिया, यानी वो अभी तक जिंदा भी होंगे या नहीं। मास्टर जून जैसे ही जाओची के हाथ में उस लॉकेट को देखते हैं जल्दी से आगे बढ़ते हैं और उसे कहते हैं, ये तुम्हारे हाथ में क्या है। वो अपने हाथ में पावर्स को रिलीज करते हुए उसके हाथ से उस लॉकेट को छीनने की कोशिश करते हैं। जाओची जल्दी से पीछे की तरफ हट जाता है। वो काफी ज्यादा हैरान होता है। वो जल्दी से जंप करते हुए पीछे हटता है कि मास्टर क्योंकि उसके ऊपर अटैक करके उसके हाथ से वो पेंडेंट छीनने की कोशिश कर रहे होते हैं। जाओची उसे कहता है, सीनियर जून, क्या तुमने पहले इस चीज को देखा है। मास्टर जून उसे कहते हैं, मुझे ये बताओ तुम्हें ये चीज कहाँ से मिली, तुम्हें ये किसने दिया है और जो तुम्हारे पास क्यों है। जाओची सीनियर जून से कहता है, ये चीज जब मैं पैदा हुआ था तब से मेरे साथ है, ये एक चीज है जो कि मुझे मेरे पेरेंट्स के साथ जोड़ती है, ये मेरे पेरेंट्स की आखिरी निशानी है। जाओची मास्टर जून से कहता है, अब जबकि तुम इस चीज को पहचानते हो तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ये चीज क्या है।
है, चीज कहाँ से आई है और किसने मुझे दी होगी, क्योंकि अगर तुम इसके मालिक को जानते हो तो सकता है कि मुझे मेरे पेरेंट्स मिल जाए, क्योंकि ये वाला लॉकेट मेरे पेरेंट्स ने मुझे दिया था मेरे पैदा होते वक्त। अर्जुन जी बात सुनते ही और भी हैरान होते हैं और उसे कहते हैं क्या वाकई में तुम्हारे पेरेंट्स ने ये लॉकेट तुम्हें दिया है। जाओची मास्टर को सारी बात बताता है। वो कहता है मेरे पैदा होने के बाद मेरे पेरेंट्स के ऊपर किसी ने अटैक किया था, मेरे पेरेंट्स वहाँ पर मुझे उन लोगों से नहीं बचा सकते थे, इसी वजह से परफॉर्म ड्राम का एक एक्सपर्ट था कि मेरे फादर का दोस्त था जिसका नाम जाउली था। मेरे फादर ने मुझे जाउली को दे दिया और साथ ही ये पेंडेंट भी उसको दे दिया। जाउली ने अपने बेटे की बलि दे दी और अपनी बेटे की जगह पर मुझे अपना बेटा बना लिया और पाल पोस कर इतना बड़ा किया। जब मैं इतना बड़ा हो गया तो मेरे ग्रैंडफादर ने मुझे ये पेंडेंट दिया और कहा कि ये मेरे पेरेंट्स की आखिरी निशानी है, यही मेरे पैदा होते वक्त मेरे गले में थी। मास्टर जूनो से कहते हैं क्या वाकई में ये पेंडेंट तुम्हारा अपना है? ये बताओ कि इस वक्त तुम्हारी एज कितनी है, जरा अपना बायां हाथ मेरी तरफ करना। ताऊजी से कहता है मेरे ख्याल में अब मेरी उम्र 19 साल होने वाली है। अपना बायां हाथ उसकी तरफ आगे करता है। मास्टर जूनो अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उसके बाएं हाथ के ऊपर इंसर्ट करते हैं तो उसके बाएं हाथ के ऊपर एक छोटा सा तलवार का निशान बनता है। जाउची भी ये देखकर बहुत सा हैरान हो जाता है और मास्टर जून से कहता है ये क्या चीज है। मास्टर जून आगे से रोना शुरू कर देते हैं, फिर साथ ही वो जोर जोर से हंसना भी शुरू कर देते हैं। वो उसे कहते हैं ये मेरी जून फैमिली का मार्क है। तो मार्क इस बात की निशानी है कि तुम जून फैमिली की रॉयल फैमिली की ब्लड लाइन के मालिक हो, यानी कि तुम्हारे पास अनअवेकेंड हैंडल की पावर है। इस बात का सबूत है कि तुम मेरी ही फैमिली के एक लड़के हो, सिर्फ मेरी फैमिली के बल्कि तुम मेरे बायोलॉजिकल ग्रैंडसन हो, मैं तुम्हारा दादा हूँ। ताऊजी कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, इतना बड़ा कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है कि तुम मेरे ग्रैंडपा निकल आए हो, तुम तो एक डीमन हो। मास्टर जून से कहते हैं मैं तुम्हें इस बात को समझाता हूँ, तुम्हारे हाथ के ऊपर इस मार्क का होना इस बात का सबूत है कि तुम मेरी जून फैमिली से हो। तुम्हारे गले में इस पेंडेंट का होना इस बात की निशानी है तुम मेरे ही पोते हो, क्योंकि ये वाला पेंडेंट इसकी रक्षा की जिम्मेदारी मुझे दी गई थी। ये पेंडेंट पहले मेरे पास था, आज ये पेंडेंट मैंने अपने बेटे को दे दिया और मेरा बेटा जब 20 साल पहले यहाँ पर मुझे ढूंढने के लिए आया होगा तो उसने तुम्हें ये पेंडेंट दे दिया होगा। ताऊजी ये ग्रैंडपा से कहते हैं क्या तुम्हें वो दिन याद है जब तुम इस बड़ी सी सील के अंदर मैं खींच कर लाया था? दिन हिमालय रीजन के उस बंदे ने क्या कहा था, लिंक जून ने क्या कहा था? कहा था कि 20 साल पहले बेटा और मेरी बहू यहाँ पर मुझे ढूंढते हुए आए थे हिमालय रीजन में, यहाँ पर उन लोगों ने उसके ऊपर अटैक किया था। तुम वाकई में मेरे पोते हो, तुम मेरे बेटे और मेरी बहू के बच्चे हो जो वो स्काई परफॉर्म ड्राम में छोड़कर वापस चले गए हैं। पता नहीं वो दोनों किस हाल में होंगे, वो इल्यूजनरी डीमन ड्राम में वापस चले गए हैं, यहाँ पे यहीं पर उन्हें मार दिया गया, मुझे इस बारे में नहीं पता। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि तुम मेरी बात पर भरोसा नहीं कर सकते तो हम लोग यहाँ पर एक और काम कर सकते हैं। वो अपने हाथ के ऊपर कट लगाता है, अपने ब्लड को निकालता है और कहता है हम लोग यहाँ पर अपना डीएनए टेस्ट कर लेते हैं। लोग यहाँ पर इसे डीएनए टेस्ट नहीं बल्कि पैटर्निटी टेस्ट कह रहे हैं। अब जी कहता है चलो ठीक है फिर ये टेस्ट कर लेते हैं। वो भी अपनी उंगली के ऊपर कट लगाता है और अपना ब्लड निकालता है और अपने दादाजी के हाथ के ऊपर जो ब्लड होता है उसमें उस ब्लड के ड्रॉप को मिक्स करता है और वो दोनों ब्लड ड्रॉप्स आपस में मिक्स हो जाते हैं। ताऊजी भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है ये दोनों ब्लड ड्रॉप्स आपस में मिक्स हो गए, इसका मतलब ये है कि आप वाकई में मेरे दादाजी हो। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 92 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि ये ग्रैंडफादर और पोता ये दोनों यहाँ पर क्या करने वाले हैं, ये दोनों इस सील के अंदर से बाहर कैसे निकलेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, रीइंकार्नेटेड के एपिसोड 93 के साथ हाजिर हूं। जैसा कि आप सभी ने लास्ट एपिसोड के एंड पे देखा था, लिनफेंग नहीं जाउची को उसके ग्रैंडपा मिल चुके हैं। वो दोनों वहां पर डीएनए टेस्ट भी करते हैं अपने अपने ब्लड को मिक्स करके, तो उन दोनों का ब्लड वहां पर मिक्स हो जाता है। और लास्ट सीन के ऊपर जब उन्होंने ब्लड को मिक्स किया था तो जाउची ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है, वो चौंक जाता है और ग्रैंडपा से कहता है तो वाकई में मिक्स हो गया, इसका मतलब ये है कि मैं आप ही का फैमिली का एक वंशज हूँ। ग्रैंडपा भी आगे हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं मुझे तो हीवंस की समझ नहीं आती, लगता है यहाँ पर कोई गेम्स खेल रही है। तुम्हारे पास मेरी जून फैमिली की ब्लड लाइन की पावर है, तुम्हारे पास हैंडल की पावर भी है, तुम मेरी फैमिली के एक मेंबर हो और तुम अपने पेरेंट्स से बचपन में ही अलग हो गए थे। जब पहले दिन मैं तुमसे यहाँ पर मिला तुम्हारे ग्रैंडफादर ने अपने ही पोते को मारने की कोशिश की। मैं तो एक बहुत ही बुरा ग्रैंडपा हूँ, मेरे जैसा बेशरम ग्रैंडपा तो पूरी दुनिया में नहीं होगा जो कि अपने ही पोते को मारने की कोशिश कर रहा है। ताऊजी भी रोना शुरू कर देता है और कहता है ग्रैंडपा तो फाइनली मैंने अपनी फैमिली को ढूंढ तो लिया, मुझे कम से कम इतना तो पता चला कि मेरी फैमिली बैकग्राउंड है क्या। ग्रैंडपा उसे जल्दी से अपने गले से लगा लेते हैं और कहते हैं बच्चे तुम्हें मेरे बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं पिछले कई सालों से यहाँ पर कैद हूँ। मैं तो तुम्हारे बारे में सोचकर हैरान हूँ कि तुम पिछले 19 साल से अकेले कैसे पले बड़े हो, अपने माँ बाप के बिना, बिना अपनी आइडेंटिटी के और बिना अपनी बैकग्राउंड के। तो बहुत ही अच्छी बात है कि मरने से पहले मैं अपनी फैमिली के अपने आखिरी वारिस को देख सका। तुम एक बहुत ही जीनियस डिसाइपल हो, तुम वाकई में मेरे पोते होने के लायक हो। ग्रैंडपा जाउची से कहते हैं चलो बेटा हमें अभी बहुत सारी बातें करनी है, पिछले 19 साल में तुम्हारे साथ क्या हुआ मुझे वो सब कुछ जानना है। मैं जानना चाहता हूँ कि तुमने सारा कुछ कैसे बर्दाश्त किया, अकेले तुमने कैसे वक्त गुजारा। जाउची अपने ग्रैंडपा को सारी बात बता देता है कि कैसे वो यहाँ पर जाओ फैमिली में आया और जाओ फैमिली का मेंबर बन गया। तो उसके ग्रैंडपा की सारी बात सुनने के बाद कहते हैं मेरे पोते मेरी बात को याद रखना, फैमिली में तुम्हारे जो ग्रैंडपा है तुम उनका बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करना और हमेशा उन्हें अपना ग्रैंडपा ही समझना, क्योंकि उन्हें तुम्हें अपने पोते की तरह पाल पोस कर बड़ा किया है। और उसका बेटा जिसने अपने बेटे को सैक्रिफाइस कर दिया तुम्हें अपना बेटा बनाने के लिए, उसकी भी हमेशा रिस्पेक्ट करना, वो तुम्हारे पेरेंट्स से भी ज्यादा बढ़कर है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि हमारे जून फैमिली के साथ जिन लोगों ने भी ये सब कुछ किया है तुम्हें उन सबका बदला भी लेना है। जाउची अपने हाथ में उस पेंडेंट को रखकर अपने ग्रैंडपा से पूछता है ग्रैंडपा क्या आप मुझे बता सकते हैं क्या ये चीज है क्या और ये हमारी फैमिली के लिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। ग्रैंडपा उसे कहते हैं मुझे इस चीज के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, मुझे बस इतना पता है कि इस चीज को मिरर ऑफ सैमसारा कहा जाता है। हमारे डीमन एम्परर ने इसको अपने पास रखा हुआ था। डीमन एम्परर ने कहा कि ये एक बहुत ही पावरफुल चीज है, कहानियों में लिखा हुआ है कि ये किसी की भी किस्मत को चेंज कर सकती है, यहाँ तक कि ये पूरी की पूरी ह्यूमंस के लास्ट को चेंज कर सकती है। लेकिन किसी को भी पता नहीं है कि आखिर इस चीज को यूज कैसे करना है। हमारे डीमन एम्परर ने इस चीज को हमें दिया था, हमारे यून क्लैन को इसकी रक्षा करने के लिए इसे दिया था ताकि हम इसको संभाल कर रख सकें। क्योंकि ये एक ह्यूमनली डिवाइन ट्रेजर है, इसी वजह से किसी ने इसकी खबर को लीक कर दिया और हमारी दुनिया में जो 4 बड़े सैक्रेड ग्राउंड्स हैं उन सभी को इस बारे में पता चल गया। वो सभी लोग हमारे पर अटैक करने के लिए आए ताकि वो हमसे इस ह्यूमनली ट्रेजर को छीन सके। हमारे इल्यूशनरी डीमन ड्राम और ग्रेट 4 सैक्रेड ग्राउंड्स के दरमियान में फाइट हुई। ग्रैंडपा जाउची से कहते हैं मैं तुम्हें एक बात बता दूं, हमारी जून फैमिली ह्यूमन इल्यूशनरी ड्राम की एक रॉयल फैमिली है, हमारी बॉडी में रॉयल ब्लड है, इसी वजह से हम लोग डरपोक तो बिल्कुल भी नहीं है। मुझे नहीं पता किस वक्त तुम्हारे पेरेंट्स जिंदा है या नहीं, लेकिन मुझे इतना पता है कि उनके ऊपर अटैक हुआ क्योंकि तुमने भी ये बात बताई है, तुम्हें जहाँ पर छोड़कर चले गए,
इसके अलावा तुम्हारे ग्रैंडफादर को भी यहाँ पर उन्हीं लोगों ने ट्रैप करके रखा हुआ है। सब कुछ ह्यूमनली स्वर्ड रीजन वालों ने किया है। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने दिल में इस नफरत को जिंदा रखो और ह्यूमनली स्वर्ड रीजन वालों से इस बात का बदला लो। साउची अपने ग्रैंडपा से कहता है, ग्रैंडपा आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। तो बिल्कुल भी नहीं होगा, मैं अपनी फैमिली का बदला जरूर लूंगा। सिर्फ इतना ही नहीं, मैं आपको यहाँ से निकालने का कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालूंगा। हम दोनों यहाँ से निकलेंगे। और साउची साथ ही अपनी पावर को रिलीज करते हुए फॉर्मेशन के ऊपर अटैक करता है ताकि साउची अपने ग्रैंडपा को यहाँ से निकाल सके। ग्रैंडपा से कहते हैं, चियर तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम इसको नहीं तोड़ पाओगे। बड़ी सी तलवार को ह्यूमन पनिशमेंट स्वर्ड कहा जाता है और इसकी फॉर्मेशन इतनी ज्यादा पावरफुल है, कोई भी इसको नहीं तोड़ सकता। अगर तुम आज से 10 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी होते तभी तुम इसको नहीं तोड़ सकते थे। इस साथ ही ग्रैंडपा सोच रहे होते हैं, मेरे पोते तुम्हें जरा भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, मेरे पास एक रास्ता है, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल सकता हूँ। ग्रैंडपा साउची से कहते हैं, जरा जल्दी से मेरे पास आओ, मेरे पास कुछ है जो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। ग्रैंडपा साउची से कहते हैं, मैंने तुमसे कहा था कि जिस दिन तुम्हारे पास इतनी स्ट्रेंथ होगी कि तुम मुझे मार सको, उस दिन ये वाली चीज मैं तुम्हें दे दूंगा। ये चीज हमारे इल्यूजनरी डीमन राम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने अपनी परफॉर्म एनर्जी को यूज करते हुए कब से इसे अपने स्टमक के अंदर सेव करके रखा हुआ है। मैं अपने पेट से इसे बाहर निकालने वाला हूँ। तो अपने मुंह को खोलते हैं और अपने मुंह के अंदर से एक बीड को बाहर निकालते हैं जो कि बहुत ज्यादा चमक रहा होता है। ग्रैंडपा साउची से कहते हैं, इसे अपने पास रखो, इसे संभाल कर रख लो और इसको इंस्पेक्ट करने की कोशिश मत करना इसके अंदर क्या है। जिस दिन तुम्हें इतनी पावर मिलेगी कि तुम इल्यूजनरी डीमन राम में जा सको, उस दिन वहाँ पर जाकर जो भी वहाँ का रूलर होगा, जो भी इस वक्त वहाँ का एम्परर है, उसे ये दे देना। सुना है कि इस वक्त वहाँ की एम्परर लिटिल डीमन एम्प्रेस है। मैं चाहता हूँ कि तुम हमारी लिटिल डीमन एम्प्रेस को ये पर्सनली दो, उसके हाथ में ये देकर आना और किसी को भी ये नहीं देना क्योंकि ये बहुत ही खास ट्रेजर है। तो साउची उनके हाथ से वो बीट ले लेता है और अपने ग्रैंडपा से कहता है, ग्रैंडपा को बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब तक मैं लिटिल डीमन एम्प्रेस को ये उसके हाथ में ना दे दूं तब तक किसी को भी इस बारे में पता नहीं चलेगा, चाहे कोई मुझे मार क्यों ना डाले, मैं किसी और को नहीं दूंगा। फिर ग्रैंडपा से कहते हैं, ठीक है मेरे पोते, आप जल्दी से अपना हाथ मुझे दो, बाकी में बहुत ज्यादा अच्छे हो, मैं तुम्हारे हैंडल को भी एक्टिवेट करता हूँ। ग्रैंडपा अपनी पावर्स को इन्फ्यूज करते हुए साउची के हैंडल को एक्टिवेट करते हैं। वो उसे कहते हैं, इस वक्त तुम्हारी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा नहीं है कि तुम अपने हैंडल को एक्टिवेट कर सको। कि हैंडल को एक्टिवेट करने के लिए किसी भी कल्टीवेटर का स्काई परफॉर्म राउंड में होना जरूरी है। अपनी पावर्स को इन्फ्यूज करते हुए तुम्हारे हैंडल को एक्टिवेट करूंगा। ये तो अफसोस की बात है कि मैं अपनी परफॉर्म एनर्जी को डायरेक्टली तुम्हारी बॉडी में इंसर्ट नहीं कर सकता, वरना मैं अपनी सारी एनर्जी तुम्हें दे देता। क्योंकि इस बड़ी फॉर्मेशन की वजह से मेरी बहुत सारी एनर्जी सप्रेस हो चुकी है, लेकिन मैं जहाँ पर कम से कम तुम्हारे हैंडल को तो वेकन कर सकता हूँ। और वो उसके हाथ के ऊपर अपनी पावर्स को इंसर्ट करते हुए उसके हैंडल को एक्टिवेट करते हैं। वहाँ पर एक जबरदस्त एनर्जी निकलती है। साउची वहाँ पर सारी एनर्जी को अपनी बॉडी में एंटर होता हुआ महसूस कर रहा होता है। साउची कहता है, बहुत सारी एनर्जी मेरी बॉडी के अंदर आ जा रही है, लग रहा है कि जैसे मेरा हाथ अभी यहीं पर फट जाएगा। थोड़ी देर के बाद साउची का हाथ चमकना शुरू हो जाता है और साउची के हाथ से सुर्ख कलर की रोशनी निकलती है, रेड कलर की लाइट निकलती है। ग्रैंडपा देखकर उसे कहते हैं, तो तुम्हारे परफॉर्म हैंडल को मैंने एक्टिवेट कर दिया है, तुम्हारे पास जो हैंडल है वो रेड कलर का है, यानी कि सबसे लोएस्ट रैंकिंग का हैंडल तुम्हें मिला है। ग्रैंडपा साउची से कहते हैं, मेरे बच्चे तुम्हें इस बारे में लेकर जरा भी निराश होने की जरूरत नहीं है। हालांकि ये वाला रेड कलर का हैंडल सबसे लोएस्ट कलर है, लेकिन फिर भी एक हैंडल का होना काफी बड़ी अच्छी बात है क्योंकि ये ब्लड लाइन की पावर है। ब्लड लाइन की पावर का मुकाबला कोई दूसरा नहीं कर सकता। हालांकि तुम्हारे पास रेड ही कलर है। पिछले एपिसोड में भी साउची से ग्रैंडपा ने कहा था कि हैंडल की पावर जब अवेकन होती है तो उसके कलर को दोबारा चेंज नहीं किया जा सकता, सारी जिंदगी तुम्हारा यही कलर रहेगा। साउची ग्रैंडपा से कहता है, ग्रैंडपा मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि मेरे पास कौन से कलर का हैंडल आया है क्योंकि मेरे पास और भी बहुत सारी सीक्रेट आर्ट्स हैं। जब मैं कभी इल्यूजनरी डीमन राम में जाऊंगा तो वहाँ पर जाकर मैं बाकी की सारी फैमिलीज को दिखा दूंगा कि आपका पोता किसी से कम नहीं है। यहाँ पर कोई भी ऐसा जीनियस नहीं होगा जो मेरा मुकाबला कर सके। ग्रैंडपा साउची से कहते हैं, चलो फिर तुम्हारे परफॉर्म हैंडल की प्रैक्टिस करते हैं। अपने परफॉर्म हैंडल को रिलीज करो और इससे कुछ बनाने की कोशिश करो। मैं यहीं पर प्रैक्टिस करना होगा ताकि तुम अपने हैंडल को आसानी से यूज कर सको। ग्रैंडपा साउची से कहते हैं, तुम्हारा हैंडल सिर्फ और सिर्फ एक वेपन नहीं है, ये सोल का टुकड़ा होता है। तुम अपनी सोल को किसी की बॉडी के अंदर इंसर्ट कर सकते हो, किसी के दिमाग को कंट्रोल कर सकते हो, यहाँ तक कि इसकी मदद से तुम किसी की बॉडी को इंस्पेक्ट भी कर सकते हो। तुम्हें अपनी फीलिंग्स के ऊपर भरोसा रखना होगा। ये ना सिर्फ एक वेपन है बल्कि तुम्हारी बॉडी का एक हिस्सा है। तुम्हें इसे अपने बॉडी के हिस्से के तौर पर ही सोचना होगा, तभी तुम इसको ठीक तरह से कंट्रोल कर पाओगे। साउची वहाँ पर अपने परफॉर्म हैंडल को एक्टिवेट करता है, जबकि ग्रैंडपा सोच रहे होते हैं, मैंने अपना सब कुछ अपने पोते को दे दिया, मेरे पास जो अमानत थी वो भी मैंने अपने पोते को दे दी, आखिरी बार अपने पोते को भी देख लिया है, तो इसका मतलब ये है कि अब मैं यहाँ पर मर सकता हूँ, मुझे अब कोई भी अफसोस नहीं है। ग्रैंडपा साउची से कहते हैं, बेटा जरा यहाँ पर आओ, मुझे तुमसे एक और बात करनी है। मेरे पास एक सीक्रेट है जो कि इल्यूजनरी डीमन राम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, वो सीक्रेट मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। तो वाला सीक्रेट या तो सिर्फ तुम डीमन एम्प्रेस को बता सकते हो या फिर हमारी जुन फैमिली के ग्रेट एल्डर्स को जाकर बताना, और इसके अलावा किसी को भी ये सीक्रेट पता नहीं चलना चाहिए। कल मुझे पकड़ा गया था, उस साल तुम्हारे फादर को भी मैं ये बता नहीं पाया था। तुम्हें सीक्रेट को हमेशा याद रखना होगा और सिर्फ लिटिल डीमन एम्प्रेस या फिर हमारी जुन फैमिली के लोगों को बताना, किसी और को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। ग्रैंडपा साउची को सीक्रेट के बारे में बता देते हैं, लेकिन हमें नहीं बताते कि वो सीक्रेट क्या है। ग्रैंडपा से सीक्रेट बताने के बाद कहते हैं, अब तुम्हारे ग्रैंडपा काफी थक चुके हैं, अब बेटा जाओ इस फॉर्मेशन से बाहर जाकर अपनी प्रैक्टिस करो, मुझे यहाँ पर आराम करने दो। साउची उनके सामने रिस्पेक्ट देते हुए कहता है, ग्रैंडपा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपकी सारी बातों को याद रखूंगा, अभी मैं जाकर प्रैक्टिस करता हूँ। और हमारा साउची बैरियर से बाहर निकल आता है। साउची बैरियर से बाहर निकलकर बैठा होता है और सोच रहा होता है, मैं अपने ग्रैंडपा को इस फॉर्मेशन के अंदर से बाहर कैसे निकाल सकता हूँ। मैं अकेले तो यहाँ से बाहर नहीं जाऊंगा, मुझे अपने ग्रैंडपा को भी साथ लेकर जाना है। ग्रैंडपा के बाजू और पाँव के ऊपर जो चेन्स लगी हुई है वो मीटेओराइट चेन्स हैं, चाहे मैं कितनी स्ट्रेंथ के साथ उन चेन्स के ऊपर अटैक क्यों न कर लूं, मैं इनको नहीं काट सकता। तो फिर मैं ग्रैंडपा को यहाँ से निकालूंगा कैसे। साउची कहता है, मैंने अपनी मास्टर मोली से इस बारे में पूछा था, मोली ने बताया था कि इस फॉर्मेशन की जो सप्रेशन की पावर है ग्रैंडपा के हार्ट के साथ जुड़ी हुई है। ग्रैंडपा यहाँ पर मरते नहीं है तब तक ये फॉर्मेशन डीएक्टिवेट नहीं होगी। हमारा साउची वहीं पर बैठे बैठे सोच रहा होता है कि ग्रैंडपा के मरने के बाद ही ये फॉर्मेशन ओपन हो सकती है। इसी वक्त उसे एक जोरदार झटका लगता है। साउची कहता है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ग्रैंडपा यहाँ पर अपना सैक्रिफाइस देने वाले हैं मुझे यहाँ से बाहर निकलवाने के लिए, क्योंकि उन्होंने कहा था कि वो मुझे यहाँ से बाहर निकालेंगे, इसी वजह से उन्होंने सारे के सारे सीक्रेट्स भी मुझे दे दिए हैं। साउची जल्दी से भागता हुआ फॉर्मेशन की तरफ जाता है। वो जल्दी से भागता हुआ फॉर्मेशन के अंदर जाता है और अपने ग्रैंडपा को चिल्ला चिल्लाकर पुकार रहा होता है। वो ग्रैंडपा से कहता है, ग्रैंडपा क्या हुआ, क्या आप ठीक हैं? ग्रैंडपा उसके वहाँ पर कल्टीवेट करने की स्टेज में बैठे होते हैं, लेकिन असल में वो मर चुके होते हैं। उन्हें अपनी लाइफ फोर्स को अपनी बॉडी से अलग कर दिया हुआ है। जैसे ही साउची आकर अपने ग्रैंडपा को हिलाता है, ग्रैंडपा की बॉडी वहीं पर उसके साथ ही गिर जाती है। हमारे साउची को अभी भी तो उसके ग्रैंडपा मिले थे, लेकिन उसके
ग्रैंडपा यहाँ पर मर चुके हैं। उन्होंने अपने पोते को बचाने के लिए, इस फार्मेशन से बाहर निकलवाने के लिए अपनी जान को सैक्रिफाइस कर दिया ताकि फार्मेशन खत्म हो जाए। वहीं पर जोर जोर से रोना शुरू कर देता और कहता है ग्रैंडपा आपने ऐसा क्यों किया, आपने अपनी लाइफ को क्यों एंड कर दिया, वो भी अपने इस पोते की जान बचाने के लिए। तो आपको भी अपने साथ यहाँ से लेकर जाना चाहता था, इतने सालों के बाद तो मुझे मेरी फैमिली मिली है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 93 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। रीइंकार्नेटेड के लास्ट एपिसोड के एंड पे साउची अपने ग्रैंडपा की डेड बॉडी के पास बैठा रो रहा होता है और कहता है ग्रैंडपा आपने ऐसा क्यों किया। ग्रैंडपा ने वहां पर अपनी लाइफ को एंड कर दिया है ताकि वो फार्मेशन खत्म हो जाए और जाउची वहां से बाहर निकल सके, क्योंकि इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। ग्रैंडपा के मरने के अलावा उस फार्मेशन को ओपन करने का कोई रास्ता नहीं था। ग्रैंडपा की सोल अभी वहीं पर होती है। वो जाउची की तरफ देखते हुए कहती है पोते तुम्हें मेरे लिए उदास होने की जरूरत नहीं है। मुझे तो इस बात की बहुत ज्यादा खुशी है कि मैं अपने पोते को आखिरी बार देख सका और अपने पोते के लिए सब कुछ कर सका। मेरे पोते के लिए मेरी जान भी हाजिर है। पिछले 100 साल से यहाँ पर ट्रैप था। मैं अपने बेटे और अपनी बहू को तो आखिरी बार नहीं देख सका, लेकिन कम से कम अपने पोते को तो देख सका। मेरे पास जितने भी सीक्रेट्स थे वो सारे के सारे मैंने तुम्हें दे दिए। मुझे अपनी जिंदगी में कोई पछतावा नहीं है। हमारे ग्रैंडफादर की अब आखिरी ख्वाहिश यही है कि तुम अपनी फैमिली के साथ रीयूनाइट हो जाओ। अगर तुम्हारे पेरेंट्स जिंदा हैं तो तुम अपने पेरेंट्स को जाकर ढूंढो और उनके साथ मिल जाओ और एक फैमिली बनकर रहो। साथ ही ग्रैंडपा की सोल वहां से डेसिपेट हो जाती है। यहीं से नेक्स्ट सीन में हिमनली स्वॉर्ड विला का दिखाया जाता है। लिंग जी अपने रूम में बैठा होता है। उसके पास एक नौकर आता है और उसे कहता है यंग मास्टर लिंग जी, हिला मास्टर ने मुझे आपके पास भेजा है। हिमनली बर्निंग क्लैन के यंग मास्टर की शादी होने वाली है, इसी वजह से उन्होंने हमें इन्विटेशन भेजा है। इस इन्विटेशन के मुताबिक आज से ठीक 4 दिन के बाद हिमनली बर्निंग सेक्टर के यंग मास्टर फैन जुईचेंग कैंग जुई की शादी करने के लिए ब्लू विंड एक्सपेंस सिटी की तरफ जाएंगे। अपनी दुल्हन को लेने के लिए वहां पर जाएंगे और वहां से अपनी दुल्हन को एस्कॉर्ट करके वापस लेकर आएंगे। सिर्फ 7 दिन में उनकी मैरिज की जो रस्में हैं वो पूरी हो जाएंगी और उन दोनों की शादी हो जाएगी। हिला मास्टर ने कहा है कि उन्हें और बहुत सारे काम है, इसी वजह से वो इस शादी को अटेंड नहीं कर सकते। उन्होंने कहा है कि आप इस शादी को अटेंड करें। लिंग जी उस इन्विटेशन को अपने हाथ में पकड़ता और कहता है प्रिंसेस कैंग जुईचेंग से शादी कैसे कर सकती है, वो तो मेरे बॉस जाउची से प्यार करती थी, उसे तो उससे शादी करनी चाहिए थी। लगता है कि प्रिंसेस कैंग जुई ये शादी दबाव में आकर कर रही है, मुझे वहां पर जाकर देखना चाहिए। लिंग जी उस नौकर से कहता है ठीक है मेरे फादर को जाकर कह देना, मैं अपने फादर की जगह पर इस शादी को अटेंड करूंगा। नेक्स्ट सीन फिर से हमें उसी फार्मेशन के अंदर का दिखाया जाता है। फार्मेशन के अंदर जाउची अपने ग्रैंडपा की डेड बॉडी के पास ही बैठा होता है। 3 दिन गुजर चुके हैं, वो अभी तक वहीं पर बैठा हुआ है। जाउची ग्रैंडफादर से कहता है ग्रैंडपा प्लीज मुझे माफ करना, मैं बहुत ही बुरा पोता हूँ। मैं इससे ज्यादा आपकी बॉडी के पास बैठकर मॉर्न नहीं कर सकता, क्योंकि अभी बाहर मुझे और बहुत सारे काम करने हैं। अब मुझे यहाँ से जाना होगा। लेकिन माइटी हिमनली स्वॉर्ड रीजन वालों ने जो कुछ भी आपके साथ किया है मैं इसको नहीं भूलने वाला, उनको इस बात का हिसाब चुकाना पड़ेगा। जाउची अपने हिमनली पॉइजनस बीट को एक्टिवेट करता है, ग्रैंडपा की डेड बॉडी को उसमें रख लेता और कहता है ग्रैंडपा पिछले 100 साल से यहाँ पर फंसे हुए हैं और अपने होमलैंड में वापस जाना चाहते थे। जिस दिन मेरे पास इतनी पावर होगी कि मैं इल्यूजनरी डीमन राम में जा सकूं, मैं आपकी डेड बॉडी को वहाँ पर लेकर जाऊंगा और आपको वहीं पर जाकर दफनाऊंगा ताकि आप अपनी जमीन में आराम से सो सकें। जाउची कहता है हिमनली स्वॉर्ड रीजन के लोगों, चाहे तुम लोग अच्छे हो या बुरे हो, इस बात से अब जरा भी फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी वजह से ग्रैंडपा मरे हैं, तुमने पिछले 100 साल से इनको कैद करके रखा हुआ था। इसके अलावा तुमने मेरे अंकल जाउली को मार डाला, उन्होंने अपने बेटे को सैक्रिफाइस करके मुझे अपना बेटा बनाया था। फिर तुमने मेरे पेरेंट्स के ऊपर भी अटैक किया, उनका कुछ भी पता नहीं है कि वो जिंदा है या मर चुके हैं। सबका हिसाब चुकाना पड़ेगा। जब मेरे पास इतनी पावर आ जाएगी कि मैं तुमसे इस बात का बदला ले सकूं, मैं वहां पर आऊंगा और तुम सभी को तबाह कर दूंगा। साथ ही हमारा जाउची जंप करते हुए फार्मेशन से बाहर निकल जाता है। सेम उसी वक्त उसी बड़ी सी तलवार की फार्मेशन के बाहर हमारा लिंग जी खड़ा होता है। लिंग जी वहां पर खड़ा खड़ा अपनी तलवार को हाथ में पकड़कर सोच रहा होता है कई दिनों से मैं यहाँ पर प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा, जब से मैंने सुना है कि प्रिंसेस कैंग जुई की शादी फैंग जुईचेंग के साथ हो रही है। और इस बात से मेरा दिमाग बिल्कुल भी शांत नहीं है, मैं बार बार इसी बारे में सोच रहा हूँ। वहीं पर खड़ा होता है कि उसी वक्त उसके पीछे की फार्मेशन टूटती है और ग्राउंड के अंदर से जाउची बड़ी स्पीड से जंप करते हुए बाहर निकलता है। वो बहुत हैरान होता है, पीछे की तरफ मुड़कर देखता है कि यहाँ पर क्या हुआ है। जबकि जाउची उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। वो उसकी तरफ देखता और कहता है बॉस ये तो तुम हो। बॉस क्या तुम जिंदा हो? तुम एक इंसान हो जहाँ पे मेरे बॉस का भूत हो। जाउची उसे कहता है लिटिल जी अगर मैं मर चुका होता तो फिर मैं तुम्हारे सामने यहाँ पर कैसे होता? हाँ मैं जिंदा हूँ, तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। लिटिल जी जल्दी से आगे बढ़ता है और बॉस से कहता है बॉस तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा अमेजिंग हो, तुम तो मरकर भी जिंदा होकर आ गए हो। जिस फार्मेशन से वो डीमन नहीं निकल पाया तुम उस डीमन से को मारकर बाहर निकल आए हो। लेकिन यहाँ पर मुझे तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है। प्रिंसेस कैंग जुई शादी कर रही है फैंग जुईचेंग के साथ। मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ गलत है। लिटिल जी ने भी यहाँ पर आते ही जाउची को सबसे पहले ये वाली बात बता दी। तो जाउची कहता है क्या वाकई में तुम सच कह रही हो? क्या प्रिंसेस उसके साथ शादी कर रही है? यहीं से हमारा नेक्स्ट सीन ब्लू विंड इंपीरियल सिटी का दिखाया जाता है। फैंग जुईचेंग अपने घोड़े के ऊपर दूल्हा बांधकर अपनी दुल्हन को लेने के लिए पहुंच चुका है। सभी लोग उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रही होती हैं और कहते हैं फैंग जुईचेंग की तरफ देखो तो सही, हिमनली बर्निंग सेक्टर के लोग किस तरह शानदार घोड़ों के ऊपर बैठकर आए हैं। बारात तो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छी दिख रही है और दूल्हा काफी ज्यादा हैंडसम है। लगता है कि फैंग जुईचेंग प्रिंसेस कैंग जुई को बहुत ज्यादा पसंद करता है, इसी वजह से उसने इतना ज्यादा बंदोबस्त करवाया है। फैंग जुईचेंग अपने साथ अपने 8 हेल्डर्स को भी लेकर आया था और वो सारी स्काई परफॉर्म राम के एक्सपर्ट्स होते हैं। सभी देखने वाले कहते हैं ये लोग तो अपने साथ काफी सारे एक्सपर्ट्स को लेकर आए हैं, जिनमें हिमनली बर्निंग सेक्टर के पैट्रियार्च का छोटा भाई जिसका नाम फैन डॉनचेंग है वो भी यहाँ पर आया है। मास्टर फैन मोली भी इनके साथ ही है। ये तो अपने साथ काफी सारे एक्सपर्ट्स को लेकर आए हैं। अब तो इनकी शादी में कोई बाधा नहीं बनेगी। तो यहीं पर हमारे जाउची को भी दिखाते हैं। एक बड़े से पंछी के ऊपर बैठकर इसी तरफ आ रहा होता है। लिटिल जी ने उसे अपने जाइफर पंछी को दिया होता है। वो उसे कहता है ये यहाँ का सबसे फास्ट पंछी है, अर्थ परफॉर्म लेवल का बीस्ट है और जो बहुत ज्यादा तेज उड़ता है, तुम इसे अपने साथ लेकर जाओ। जाउची उसे उसके जाइफर बर्ड को ले लेता है। वो उसे कह रहा होता है जाइफर बर्ड और ज्यादा तेज चलो, और वो बड़ी स्पीड के साथ उसे ब्लू विंड एक्सपेंस सिटी की तरफ लेकर जा रहा होता है। जाउची सोच रहा होता है सीनियर सिस्टर जूरो तुमने मेरे बगैर बहुत सारी मुश्किल का सामना किया होगा, लेकिन मैं तुम्हें फैन जुईचेंग के साथ शादी करने नहीं दे सकता। आ रहा हूँ तुम्हें वहाँ से बचाने के लिए। इनसे नेक्स्ट सीन ब्लू विंड सिटी का दिखाया जाता है। ब्लू विंड इंपीरियल सिटी के पैलेस का सीन दिखाते हैं जहाँ पर एम्परर सोए होते हैं। एम्परर वहाँ पर एक नौकर को बुलाते हैं और उसे कहते हैं जल्दी से यहाँ पर आओ और उठने में मेरी मदद करो, अपनी बेटी से मिलना चाहता हूँ। वो कुछ दिन से मेरे पास नहीं आ रही और मुझे लगता है कि मुझसे कुछ छुपा रही है, मैं खुद जाकर उससे मिलने वाला हूँ। तो वो नौकर
उससे कहता है योर हाइनेस आपको आराम करना चाहिए क्योंकि प्रिंसेस ने आपके लिए कहा था कि आपको वहाँ पर आने की जरूरत नहीं है और ना ही आपको आकर आशीर्वाद देने की जरूरत है क्योंकि आप बहुत ज्यादा वीक हैं। इसने कहा था कि जैसी सारी रस्में पूरी हो जाएंगी और उनका दूल्हा जहाँ पर आ जाएगा वो उसके अपने दूल्हे के साथ जहाँ से डायरेक्टली चली जाएंगी कि आपको किसी भी रस्म को पूरा करने के लिए वहाँ पर आने की जरूरत नहीं है। तो एम्परर उसे कहते हैं नहीं मुझे लगता है कि मुझे वहाँ पर जाना चाहिए, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है अगर आज मैं अपनी बेटी को नहीं देख पाऊंगा तो दोबारा कभी भी अपनी बेटी को नहीं देख पाऊंगा, इसलिए मुझे अपने साथ लेकर चलो। नौकर तो उसे लेकर नहीं जा रहा था। वहीं पर एक और बंदा आता है जो कि इस पूरे पैलेस का चीफ है जिसका नाम डोंग फेंग है। डोंग फेंग एम्परर से कहता है अब जबकि मैजेस्टी खुद वहाँ पर जाना चाहते हैं, आपने फैसला कर लिया तो फिर ठीक है मैं आपकी हेल्प करता हूँ, मैं आपको वहाँ पर लेकर चलता हूँ। एक सीन बाहर का दिखाया जाता है जहाँ पर बारात पहुंच चुकी है। फेंग जुईचेंग अपनी बारात लेकर वहाँ पर आ जाता है। फेंग जुईचेंग वहाँ पर आते हैं सभी लोगों से कहता है तुम सभी लोग यहाँ पर इस तरह चेहरे लटकाकर क्यों खड़े हो। वहाँ पर सामने मास्टर कीन और वाइस पैलेस चीफ कीन खड़े होते हैं क्योंकि प्रिंसेस के साथ है, इसी वजह से वो शादी से ज्यादा खुश नहीं है। जुईचेंग उनसे कहता है आज तुम्हारी प्रिंसेस की शादी है, तुम सभी को तो खुश होना चाहिए। एम्परर भी वहीं पर होते हैं, वो जल्दी से उनके सामने झुकते हुए कहता है। फेंग जुईचेंग अपने ससुर जी को ग्रीट करता है। एम्परर उसे कहते हैं तुमने अभी तक शादी की सारी रस्मों को पूरा नहीं किया और अभी तक तो मेरी बेटी यहाँ पर आई भी नहीं है, वो तुम्हारी दुल्हन नहीं बनी तो तुम मुझे अभी ससुर जी नहीं कह सकते। फेंग जुईचेंग उसे कहता है ठीक है ससुर जी, मैं आपको अभी के लिए ससुर जी नहीं कहूंगा, बाद में कह लूंगा शादी के बाद। थोड़ी देर के बाद प्रिंसेस अंदर से तैयार होकर आ जाती है। प्रिंसेस ने सुर्ख रंग का जोड़ा पहना हुआ है अपनी शादी का या फिर मरने के लिए, वो यहाँ पर सुसाइड करने वाली है। फेंग जुईचेंग उसकी तरफ देखते ही लाट टपकाना शुरू कर देता है और कहता है ये तो कमाल की लग रही है और अब ये आज मेरी होने वाली है, तो बहुत ज्यादा मजा आएगा। फेंग जुईचेंग भागता हुआ उसके पास जाता है और उसे कहता है प्रिंसेस चलो जल्दी से रस्म को पूरा करते हैं। उसने कहती है इतनी भी क्या जल्दी है, तुम्हें वो बर्निंग सोल फ्लावर मुझे देना था वो कहाँ पर है। अपने पास से बर्निंग सोल फ्लावर को निकालता है और उसे कहता है ये रहा तुम्हारा बर्निंग सोल फ्लावर, तुम्हारी खुशी के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मेरे ह्यूमनली बर्निंग सेक्टर का सबसे ज्यादा कीमती फ्लावर है, ये एक बहुत ही अच्छा और अनमोल ट्रेजर है, मैं ये तुम्हें दे रहा हूँ, हमारे लिए तो मैं अपनी जान भी देने को तैयार हूँ, ये तो फिर एक छोटा सा फ्लावर है। तो ब्लैक मर्चेंट गिल्ड के मास्टर वो भी वहीं पर होते हैं, वो दूर से अपनी वॉइस ट्रांसमिशन को यूज करते हुए प्रिंसेस से कहते हैं प्रिंसेस ये वाकई में बर्निंग सोल फ्लावर है, ये असली है, आप इससे ये फ्लावर ले सकती हैं। हालांकि मैं इसको यूज करना तो नहीं जानता लेकिन फिर भी मैं आपके लिए कोशिश करूंगा, इस फ्लावर को यूज करते हुए आपके जाने के बाद मैं एम्परर को हील करूंगा। उसके हाथ से वो फ्लावर ले लेती है और उस फ्लावर को लेने के बाद वो अपने फादर की तरफ आगे बढ़ती है, अपने फादर को वो वाला बॉक्स दे देती है और कहती है फादर मैं चाहती हूँ कि आप इस बॉक्स को अपने पास हमेशा संभाल कर रखें, गिल्ड के सीनियर मास्टर मो के अलावा किसी को भी आप ये बॉक्स नहीं देंगे क्योंकि मैं तो शादी करके यहाँ से ह्यूमनली बर्निंग सेक्टर में जा रही हूँ, अब आके मैं आपका साथ नहीं दे सकती, इसलिए अब आपको अपना ख्याल खुद ही रखना होगा। डोंग फेंग से भी कहती है अंकल डोंग फेंग मैं चाहती हूँ कि आप हमेशा मेरे फादर के साथ रहें और मेरे फादर का हमेशा ख्याल रखें। वो अपने फादर को वहाँ से गुड बाय बोलकर जा रही है, वापस से अपने दूल्हे के पास चली जाती है और उसे कहती है फेंग जुईचेन अब टाइम वेस्ट करने के लिए जरा भी टाइम नहीं है, चलो यहाँ से निकलते हैं। प्रिंसेस जाकर अपनी पालकी में बैठ जाती है और दूल्हे का घोड़ा आगे आगे होता है। मास्टर किंग कहते हैं ये तो देखकर ही पता चल रहा है कि प्रिंसेस इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं है, ऊपर से उसके फादर भी उसके ऊपर दबाव नहीं डाल रहे कि उसे इसी लड़के के साथ शादी करनी है, तो फिर प्रिंसेस ये सब कुछ कर क्यों रही है, आखिर उसका इसके पीछे मकसद क्या है। इस पैलेस चीफ किंग उसे कहते हैं मुझे लगता है कि इसके पीछे कोई ना कोई मकसद तो जरूर होगा, प्रिंसेस ऐसे तो अपना सैक्रिफाइस नहीं देगी। वो कहते हैं ओरिजिनली हमें लगा था कि जाओची वाकई में इसके साथ एक बहुत ही अच्छा मैचअप है, जाओची इसके साथ शादी करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट था क्योंकि वो एक रेयर जीनियस है, लेकिन अब क्या किया जा सकता है, जाओची के मरने के बाद फेंग जुईचेन के साथ इसे शादी करनी पड़ रही है। अब उम्मीद करते हैं कि शादी होने के बाद फेंग जुईचेन हमारी प्रिंसेस के साथ अच्छे से बिहेव करे और उसे बहुत ही प्यार दे। गली में जितने भी लोग होते हैं वो सभी लोग उसे कहते हैं यंग मास्टर तुम्हें बहुत ज्यादा बधाई हो, तुम हमारी प्रिंसेस को अपने साथ लेकर जा रहे हो, तुम दोनों की जोड़ी वाकई में कमाल की बनेगी, तुम दोनों को दुआ देते हैं कि तुम दोनों हमेशा खुश रहो। ह्यूमनली बर्निंग क्लैन तो अब वाकई में बहुत ज्यादा महान बनने वाला है क्योंकि हमारी प्रिंसेस वहाँ पर जा रही है, तुम सभी लोग बहुत ज्यादा लकी हो, रियल फैमिली की प्रिंसेस को तुम वहाँ पर लेकर जा रहे हो। तो वहीं पर कुछ लोग आसमान की तरफ देखते हैं और कहते हैं वो आसमान में ऊपर क्या चमक रहा है, क्या चीज यहाँ पर आ रही है, देखकर तो लगता है कि कोई बड़ा सा पंछी है जितना फास्ट उड़ रहा है, लगता है कोई बड़ा सा जायंट स्नो गूज है, पीछे कोई बड़ा सा स्टॉर्म हॉक भी हो सकता है। पीछे ऊपर की तरफ देखता कहता है ये तो फियस जाइफर बर्ड है, ये तो एक बहुत ही हाई लेवल का अर्थ परफॉर्म जाइफर बर्ड है, लेकिन इसके ऊपर कौन बैठा हुआ है, कौन सा एक्सपर्ट इसको यहाँ पर लेकर आया है। जी वहाँ पर एक धमाकेदार लैंडिंग करता है, जाओची हमारा यहाँ पर आ चुका है और यहाँ पर आने के बाद वो क्या करेगा ये नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, रीइंकार्नेटेड के एपिसोड 95 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था हमारा जाओची अपने बड़े से जाइफर बर्ड के ऊपर वहां पर एंट्री मारता है जहां पर दूल्हा अपनी दुल्हन को लेकर जा रहा होता है। क्योंकि जाओची वहां पर एक बहुत ही दासू से एंट्री मारता है तो वो सभी लोग रास्ते से साइड पर हटना शुरू हो जाते हैं। जितने लोग साइड पर खड़े हुए इस बारात को देखने के लिए खड़े होते हैं वो लोग कहते हैं साइड पर हो जाओ, लगता है कि यहाँ पर फाइट होने वाली है, कोई बहुत ही पावरफुल एक्सपर्ट यहाँ पर आया है। तुम्हारा जाओची अपनी बड़ी सी तलवार लेकर वहां पर सामने खड़ा होता है, वो सभी लोग सामने की तरफ देखते हैं। फेंग जुईचेन जाओची को देखते ही बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है तुम अभी तक जिंदा कैसे हो, तुम मरे क्यों नहीं, तुम तो उस बड़ी सी फॉर्मेशन के अंदर चले गए थे और उस डीमन किंग ने तुम्हारे पर अटैक भी किया था, सारे 10 लेंस ने भी वहां पर खड़े होकर सब कुछ अपनी आंखों से देखा था, हमने सभी ने तुम्हें मरते हुए देखा था। जाओची उसे कहता है मैं बहुत ज्यादा लकी हूँ, हर बार मैं मरने के बाद जिंदा हो जाता हूँ, तो यही समझ लो कि इस बार मैं मरने के बाद दोबारा से जिंदा होकर आया हूँ। लगता है कि तुम्हें यहाँ पर मुझे जिंदा देखकर जरा भी खुशी नहीं हुई। फेंग जुईचेन उसे कहता है नहीं, तुम्हें जिंदा देखकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी हूँ क्योंकि मैं तुम्हें अपने हाथों से मारना चाहता था, इसी वजह से अब मैं तुम्हें अपने हाथों से मारूंगा। तुमने हमारे ह्यूमनली बर्निंग सेक्टर के साथ जो कुछ भी किया है उसका बदला लेना अभी बाकी है, हम तुम्हें इसके लिए बिल्कुल भी माफ नहीं कर सकते क्योंकि तुमने मेरे सेकंड ब्रदर की जान ली है, तो हम लोग तुम्हें इतनी आसानी के साथ माफ कैसे कर सकते हैं। फैन मोली अपनी यंग मास्टर की बात सुनने के बाद कहती है क्या ये वही लड़का है
जिसने हमारे यंग मास्टर की जान ली है, क्या वाकई में इसने हमारे यंग मास्टर को मारा था? अभी इसको मार डालता हूँ और उसके बाद हम लोग इसकी डेड बॉडी को अपने क्लैन में वापस लेकर जाएंगे और सभी को बताएंगे कि हमने इसको मार दिया है। तो फैन जुईचैन अपने एल्डर से कहता है, एल्डर आपको ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप जैसे एक महान एल्डर को एक जूनियर के ऊपर अटैक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरी शादी का दिन है, इसी वजह से मैं यहाँ पर ब्लड तो बिल्कुल भी नहीं देखना चाहता। आज मैं बहुत हाई स्पिरिट में हूँ। वो जाउची से कहता है, जाउची मैं तुम्हें यहाँ पर कुछ और दिन देता हूँ कि आज मेरी शादी का दिन है, इसी वजह से मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। एक बार मैं प्रिंसेस के साथ अपनी शादी की सारी रस्मों को पूरा कर लूँ, उसके बाद देखना मैं तुम्हारा क्या करूंगा। उसके बाद मैं जरूर तुमसे इस बात का बदला लूंगा। फिलहाल के लिए तुम यहाँ से दफा हो जाओ। ये सिस्टर ज़ूरो भी जब जाउची का नाम सुनती है, वो भी जल्दी से अपनी डोली से बाहर निकल आती है और भागती हुई बाहर आती है और जाउची से कहती है, जाउची क्या तुम जिंदा? और साथ ही वो रोना शुरू कर देती है। भागती हुई सीधी जाकर जाउची के गले लग जाती है। वो उससे कहती है, जूनियर ब्रदर तुम्हें जिंदा देखकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई। जाउची उसे कहता है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ और जिंदा भी हूँ। मैं तो यहाँ पर अपनी सीनियर सिस्टर की वेडिंग को अटेंड करने के लिए आया हूँ। तुम मेरे बिना यहाँ पर शादी कैसे कर सकती हो, जबकि मैं तुम्हारी शादी में मौजूद नहीं हूँ? उसे कहती है, ऐसी बात नहीं है, मैं तो तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मैं तो इससे शादी नहीं करना चाहती, पर मुझे लगता है कि मुझे इससे शादी करना पड़ेगी। जैसे तुम देख रही हो ये वैसा नहीं है। उसे कहता है, तुम्हें मुझे कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम क्या चाहती हो और क्या करने वाली थी। वो उसके पास से उसके नाइफ को निकालता और कहता है, तुम ये नाइफ अपने पास रखा हुआ है कि शादी की रात जब फैन जुईचैन तुम्हारे पास आए तब तुम खुदकुशी कर लो, तुम सुसाइड करने वाली थी। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? जाउची उस नाइफ को अपनी बॉडी में दंसा देता और कहता है, मेरी वजह से तुम ये सब कुछ करने वाली थी। मैंने तुम्हें यहाँ पर पूरे 1.5 साल के लिए अकेला छोड़ दिया, जिसकी वजह से तुमने बहुत ज्यादा दर्द महसूस किया। अब मैं तुम्हारे उस दर्द को खुद से महसूस करना चाहता हूँ। इसी वजह से तुम्हारे इस डैगर को पहले मैं अपनी बॉडी में दंसाऊंगा। मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारा ख्याल रखूंगा, लेकिन मैं अपने इस वादे को पूरा नहीं कर पाया। कि मैं अपने वादे को पूरा नहीं कर पाया, इसी वजह से ये पनिशमेंट मेरे लिए है। तो जाउची उसके डैगर को अपनी बॉडी में दंसा देता है। सिस्टर ज़ूरो से कहती है, ब्रदर जुन तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। फिर साथ ही वो फिर से रोना शुरू कर देती है। फिर जाउची अपनी बॉडी से उस डैगर को बाहर निकालता है और उसे कहता है, मुझे भी उतना ही दर्द हो रहा है जितना तुम्हें हुआ था। तीन सिस्टर उसे कहती है, अब मुझसे वादा करो कि दोबारा जिंदगी में तुम कभी भी इस तरह का कोई भी काम नहीं करोगे। तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। जाउची उसे कहता है, चलो ठीक है, आप मुझे हक करने दो। और वो दोनों एक दूसरे को फिर से गले से लगाते हैं। जाउची उसे कहता है, तुम्हें फैन जुईचैन के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। ज़ूरो से कहती है, तुम्हें भी अच्छी तरह से पता है कि मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहती हूँ, मैं किसी और के साथ शादी कैसे कर सकती हूँ? तो उसके साथ शादी करने का दिखावा कर रही थी और रात के वक्त मैंने सुसाइड कर लेना था। जुईचैन भी काफी गुस्से में होता है। वो कहता है, तुम सभी लोग तो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छे हो। तुम यहाँ पर सभी लोगों के सामने मेरी बीवी को गले से लगा रहे हो, मेरा मजाक बना दिया। मैं यहाँ पर अपनी वाइफ को लेने के लिए आया हूँ, लेकिन तुम्हारी वजह से अब मैं सभी का लाफिंग स्टॉक बन गया हूँ। जाउची अपनी तलवार निकाल लेता है और उसे कहता है, अब जबकि मैं वापस आ चुका हूँ तो मैं इस सारे मसले को अपने हाथ में लेने वाला हूँ। जाउची ज़ूरो से कहता है, क्या तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा है जिसके साथ तुम पूरी जिंदगी गुजारना चाहती हो? तुम्हें इस पर भरोसा है कि वो तुम्हारी रक्षा कर सकता है? ज़ूरो से कहती है, मुझे तुमसे ज्यादा और किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं है, अब जबकि तुम वापस आ गए हो। तुम्हारे होते हुए अब मुझे यहाँ पर किसी का भी डर नहीं है। यंग मास्टर जुईचैन जल्दी से अपने साथियों से कहता है, अपने एल्डर से कहता है, जल्दी से आगे बढ़ो और इस लड़के को मार डालो। क्या तुमने देखा नहीं इसने हमारी दुल्हन के साथ क्या किया? सभी लोग बड़ी स्पीड से हमारे जाउची के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। मुझे सारे के सारे स्काई परफॉर्म के एक्सपर्ट्स हैं। इनमें बाकी के सभी लोग भागने शुरू कर देते हैं और कहते हैं, चलो जल्दी से यहाँ से निकलो, यहाँ पर तो फाइट होने वाली है। ये सभी लोग तो आपस में फाइट करने वाले हैं। जाउची की तरफ देखो तो सही, उसके लिए जिंदा आ पाना ही एक बहुत बड़ी कमाल की बात थी, लेकिन अब वो यहाँ पर स्काई परफॉर्म के 13 एक्सपर्ट्स के साथ फाइट करने वाला है। क्या वाकई में उसे लगता है कि वो स्काई परफॉर्म के एक्सपर्ट्स को हरा सकता है? जैसे वो लोग जाउची के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, उसी वक्त मास्टर डोंगफेंग आगे बढ़ते हैं और उनसे कहते हैं, जहाँ पर हो वहीं पर रुक जाओ। मोली से कहते हैं, डोंगफेंग ज़ियो तुम यहाँ पर रास्ते में क्यों आ रहे हो? मास्टर किन कहते हैं, हमने मास्टर डोंगफेंग को काफी अरसे से यहाँ पर नहीं देखा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कई सालों से यहाँ से इसलिए गायब थे क्योंकि ये सीक्रेट में रहते हुए एम्परर को प्रोटेक्ट कर रहे थे। इस पैलेस चीफ किन उसे कहते हैं, मुझे लगता है कि मास्टर डोंगफेंग ने कुछ तो यहाँ पर सेंस किया होगा कि इंपीरियल सिटी में कुछ गलत चल रहा है, इसी वजह से वो यहाँ पर चले आए हैं, क्योंकि इनकी जिम्मेदारी एम्परर को प्रोटेक्ट करना है। तो ये एम्परर को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर आए हैं। मास्टर डोंगफेंग फैन मोली से कहते हैं, फैन मोली काफी अरसे के बाद मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तो तुम काफी बूढ़े हो गए हो, लेकिन जरा देखो तो सही, तुम एक जूनियर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे हो। क्या तुम्हारे हिमालय बर्निंग सेक्टर में तुम्हें यही सिखाया जाता है कि जूनियर स्टूडेंट्स के ऊपर अटैक किया जाए? तो मोली उसे कहते हैं, ये हमारे और जाउची के दरमियान का पर्सनल मैटर है, इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हें बीच में नहीं आना चाहिए। ये तुम्हारी इंपीरियल फैमिली का मसला नहीं है। तो डोंगफेंग फैन मोली से कहते हैं, तुम्हें अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि जाउची हमारा डिसाइपल है और हमारे पैलेस का डिसाइपल होने के नाते मैं उसकी रक्षा कर रहा हूँ। जाउची से कहता है, मास्टर डोंगफेंग आपको ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं आपकी काइंड इंटेंशन से काफी ज्यादा खुश हूँ कि आपने मुझे बचाने की कोशिश की। इन उस बूढ़े आदमी ने बिल्कुल ठीक कहा है, ये मसला मेरे और इन लोगों की फैमिली के दरमियान में है। तो ये बर्निंग ह्यूमन सेक्टर और मेरे दरमियान में है, तो इसे मेरे दरमियान में रहना चाहिए। ब्लू विंड सिटी को आप इस सब में मत धकेलें, वरना आपके ऊपर भी अटैक हो सकता है। आपको यहाँ पर एम्परर और प्रिंसेस की रक्षा करनी चाहिए। मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ। तो डोंगफेंग जाउची से कहते हैं, अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, तुम इससे अकेले फाइट कर सकते हो। आखिर मैं भी तो देखूं कि हमारी सिस्टर ज़ूरो कि हमारी प्रिंसेस ने जिस लड़के को अपने लिए दूल्हे के तौर पर चुना है, आखिर वो कितना ज्यादा खास है, दिखाओ मुझे तुम क्या कर सकते हो। जाउची अपनी तलवार उठाता है, फैन मोली से कहता है, फैन मोली तुम ये बात अच्छी तरह से जानते हो, एंड जुईचैंग भी ये बात जानता है। सीक्रेट राम के अंदर किसके बाले के साथ इसके छोटे भाई की मौत हुई थी? मैंने वहाँ पर कुछ नहीं किया था, बल्कि वो मास्टर मौत है जिसके बाले के साथ तुम्हारे भाई की मौत हुई थी। फिर भी तुम लोग मेरे पर अटैक कर रहे हो। जाउची उसे कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए, ये सिस्टर तो तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, क्योंकि सीनियर सिस्टर ने मेरी जान बचाई है, वो मेरी दोस्त है, वो मेरा प्यार है, और कोई भी उसके साथ मेरे अलावा शादी नहीं कर सकता। मैं सिर्फ उसके साथ शादी करूंगा, तो उसके सर के एक बाल के बराबर भी नहीं हो। अगर तुम उससे शादी करना चाहते हो, मैं सबसे पहले मुझे हराना होगा, मुझे हरा दो और उसके बाद उसे हिमालय बर्निंग सेक्टर में लेकर जा सकते हो। मास्टर मोली जाउची से कहती है, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है कि तुम बहुत ज्यादा एरोगेंट और पावरफुल हो, अपने से हाई कल्टीवेशन वाले बंदे को भी हरा देते हो। चलो मुझे दिखाओ कि तुम्हारे पास क्या है, मैं भी तो देखूं कि तुम क्या कर सकते हो। जाउची जल्दी से अपनी तलवार लेकर आगे की तरफ बढ़ता है और जाउची के इर्द गिर्द जितने भी परफॉर्म लेवल के मास्टर्स होते हैं, वो उन सभी के ऊपर एक साथ अटैक करता है। जाउची अपनी बड़ी तलवार को घुमा रहा होता है, क्योंकि उसके पास हैवी स्वर्ड है, तो उसकी हैवी स्वर्ड के लिए ज्यादा अपोनेंट्स को एक ही बार में हराना मुश्किल नहीं है। वो अपनी एनर्जी को रिलीज करता है और बहुत सारे एक्सपर्ट्स को एक ही बार में हरा देता है। सिस्टर ज़ूरो कहती है, जी तो पहले से भी स्ट्रांग हो गया है। मास्टर डोंगफेंग सोच रहे होते हैं, इस लड़के ने सिर्फ एक ही स्ट्राइक के साथ बहुत सारे अर्थ परफॉर्म के एक्सपर्ट्स को हरा दिया, ताकि इस लड़के की बैटल पावर अभी से स्काई परफॉर्म के लेवल
के बराबर पहुंच चुकी है। जुईचैन भी काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, ये लड़का तो पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। फैन जुईचैन के अंकल उसे कहते हैं तुमने मुझे इस लड़के के बारे में बताया था, इस लड़के की स्ट्रेंथ तो उससे भी ज्यादा है। हम लोगों ने यहाँ पर इंतजार किया इस लड़के के अपने पंखों को फैलाने का, यानी कि इसके और ज्यादा ग्रो होने का इंतजार किया, ये तो एक बहुत बड़ा जीनियस बन जाएगा और हम सभी के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। लेकिन मैं जहाँ पर डायरेक्टली इस लड़के पर अटैक करने के लिए आगे नहीं बढ़ सकता। मैं एक सीनियर हूँ और एक लड़का जूनियर है, मैं इसके ऊपर अटैक करूंगा तो हमारी इंसल्ट हो जाएगी। जुईची अपने अंकल से कहता है थर्ड अंकल मुझे लगता है कि आपको वहाँ पर जाना चाहिए, इस लड़के से फाइट करनी चाहिए। थर्ड अंकल उसे कहते हैं नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरा काम तुम्हें प्रोटेक्ट करना है और वो लड़का तुम्हें मारना चाहता है। जब वो तुम्हारे पर अटैक करेगा तो तुम्हारी प्रोटेक्शन की हाथ में उसे मार डालूंगा, डायरेक्टली मैं उसके ऊपर अटैक नहीं करूंगा। हमारा जाउची अपने सामने आने वाले हिमालय बर्निंग सेक्टर के काफी सारे एक्सपर्ट्स के ऊपर अटैक करते हुए आगे की तरफ गुजरता जाता है और उन सभी से कहता है तुम सभी लोग मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। थर्ड अंकल अभी भी जाउची को देखकर उसकी तारीफें गा रहे होते हैं। वो कहते हैं ये लड़का बहुत ज्यादा यंग है लेकिन इसने हमारे हिमालय बर्निंग सेक्टर के बहुत सारे अर्थ परफॉर्म ग्राउंड के एक्सपर्ट्स को मार दिया है, ये तो वाकई में बहुत ज्यादा रूथलेस और मर्सीलेस है। साथ ही वो अपने एल्डर्स से कहते हैं एल्डर्स आप लोगों को अपने स्टेटस की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, जल्दी से आगे बढ़ो और इस लड़के के ऊपर अटैक करो। अगर हमने इस लड़के को आज यहाँ पर नहीं मारा तो ये कल को हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा और हमारे बहुत सारे एल्डर्स यहाँ पर मारे जाएंगे। एल्डर उसकी बात सुनने के बाद बड़ी स्पीड से हमारे जाउची के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन वो वहाँ पर फायर पावर को यूज कर रहे होते हैं। जाउची कहता है बेकार इंसान, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी फायर पावर मेरे खिलाफ काम आएगी? हर किस्म की फायर से इम्यून हो। और वो उसकी फायर पावर को अपनी स्ट्राइक के साथ वहाँ पर डिस्ट्रॉय कर देता है और उस मास्टर को भी मार देता है। साथ ही वहाँ पर अपने स्टार स्कॉचिंग डीमन लोटस मूव को यूज करता है और अपनी फायर को रिलीज करता है। जैसे जाउची वहाँ पर अपनी फिनिक्स फायर को रिलीज करता है, थर्ड एल्डर से देखते ही बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और घबरा भी जाते हैं। वो कहते हैं फिनिक्स की फ्लेम्स है, मैंने इसके बारे में सुना था कि ये लड़का फिनिक्स फ्लेम्स को यूज करता है, लेकिन आज देख भी लिया ये तो वाकई में फिनिक्स फ्लेम्स हैं। अब यहाँ पर फैन मोली और उसके साथ थर्ड अंकल ही बचे हैं, तो फैन मोली अब मैदान में उतरते हैं और जाउची के ऊपर अटैक करते हैं। वो उसे कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे इतने ज्यादा एल्डर्स को मारने की? फैन मोली क्योंकि स्काई परफॉर्म ग्राउंड के 7th लेवल पर, इसी वजह से उनकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। सिस कैंग जुई और उसके साथ साथ डोंग फेंग दोनों चिल्लाकर उसे कहते हैं जाउची जल्दी से वहां से हटो, तुम इस एल्डर का मुकाबला नहीं कर पाओगे। हमारा जाउची वहीं पर खड़े खड़े अपने ओवरलोड फ्यूरीज मूव को यूज करते हुए उसके अटैक को वहां पर ब्लॉक कर लेता है। मास्टर मोली कहते हैं इस लड़के का जिंदा रहना नामुमकिन है, इसको मारना होगा क्योंकि इस लड़के ने जहाँ पर मेरी पावरफुल अटैक को ब्लॉक कर लिया, इसका मतलब ये फ्यूचर में हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। मास्टर मोली वहाँ पर अपने बहुत ही पावरफुल अटैक को यूज करने वाले हैं। इस बार वो अपनी बहुत सारी पावर को इकट्ठा करते हैं और कहते हैं इस अटैक के साथ मैं इसको जरूर मार डालूंगा। यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 95 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा जाउची अपनी दुल्हन को यहाँ से ले जा पाएगा या नहीं। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? रीइंकार्नेटेड के एपिसोड 96 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था मास्टर मोली और जाउची के दरमियान में फाइट स्टार्ट हो चुकी है क्योंकि जाउची ने बाकी के सारे एल्डर्स को हरा दिया है। अब मास्टर मोली के साथ साथ थर्ड अंकल बचे हैं। मास्टर मोली अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए जाउची पर अटैक करते हैं। जाउची अपनी ओवरलोड फ्यूरीज मूव को यूज करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है, लेकिन फिर साथ ही मास्टर मोली कहते हैं मुझे इस लड़के को यहीं पर मारना होगा क्योंकि अगर आज हमने इस लड़के को यहाँ पर नहीं मारा तो कल कुछ और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। मास्टर मोली वहाँ पर अपनी ब्लड हार्ट को यूज करते हुए बर्निंग हीवन ब्लड क्लॉक को यूज करते हैं। वो उनकी फैमिली का एक स्पेशल मूव होता है। वो अपने स्पेशल मूव को यूज करते हुए हमारे जाउची के ऊपर अटैक करते हैं। जी कहता है इसके अटैक का प्रेशर तो बहुत ज्यादा है, पता नहीं है कि मैं इस अटैक को डायरेक्टली फेस कर पाऊंगा, मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ऐसे वो पीछे की तरफ हटने लगता है तो उसके पीछे थर्ड अंकल होते हैं। लिन फेंग कहता है अब तो काफी मुश्किल है, मैं यहाँ से निकल नहीं सकता, मुझे अपने स्पेशल मूव को यूज करना पड़ेगा। फेंग यहाँ पर अपने सीलिंग क्लाउड ब्लॉकिंग सन मूव को यूज करते हुए उसके अटैक को वहाँ पर ब्लॉक करता है। वहाँ पर आसमान में एक जबरदस्त धमाका होता है। सभी देखने वाले सोच रहे होते हैं जाउची ने मास्टर मोली के अटैक को ब्लॉक कर लिया या नहीं, या फिर जाउची उस अटैक के साथ मारा गया है। तो सभी लोग ऊपर धमाके वाली जगह की तरफ देख रहे होते हैं जबकि लिन फेंग बड़ी स्पीड के साथ मास्टर फैन जुईचैंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। इसी वक्त थर्ड अंकल जाउची के सामने खड़े हो जाते हैं। वो अपनी पावर्स को यूज करते हुए जाउची के अटैक को ब्लॉक करते हैं। जाउची अपनी तलवार को घुमाते हुए थर्ड अंकल के ऊपर अटैक करता है तो थर्ड अंकल भी पीछे की तरफ हट जाते हैं। थर्ड अंकल कहते हैं मैंने यहाँ पर अपनी 90% पावर को यूज करते हुए इसको ब्लॉक करने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहा। इसका मतलब तो यह है कि ये लड़का मुझसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं अपने आप को और ज्यादा होल्ड बैक करके नहीं रख सकता। मुझे अब अपनी इज्जत बेइज्जती की परवाह नहीं है क्योंकि ये लड़का मुझसे फाइट करने के लायक है तो मैं इससे फाइट करूंगा। थर्ड अंकल जाउची से कहते हैं तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा बहादुर निकले, चलो देखते हैं क्या तुम मेरे इस ब्लेड को ब्लॉक कर पाते हो या नहीं। अब मैं तुम्हारे ऊपर एक अटैक करने वाला हूँ। और वो अपनी तलवार को घुमाते हुए जाउची के ऊपर अटैक करते हैं। वो जाउची के कंधे के ऊपर अपनी तलवार को घुमाते हुए अटैक करते हैं। असल में वो जाउची के बाजू को काटने की कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन जाउची सामने से हटता भी नहीं है। तलवार जाउची के कंधे के ऊपर लगती है लेकिन वो उसकी बॉडी के अंदर दंस नहीं पाती। इस बात से थर्ड एल्डर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और सोच रहे होते हैं ऐसा कैसे हो सकता है। तो मेरे सामने कुछ स्काई परफॉर्म ग्राउंड का एक्सपर्ट भी होता तभी मेरा जो ब्लेड उसकी बॉडी के अंदर दंस जाता और उसे बहुत ज्यादा जख्मी कर देता। लेकिन ये लड़का तो सिर्फ अर्थ परफॉर्म ग्राउंड के 6 लेवल पर है, फिर ये मेरे अटैक को यहाँ पर इतनी आसानी के साथ ब्लॉक कैसे कर सकता है? आखिर इसकी स्किन कैसे बनी है कि हमारे जाउची ने ग्रेट वे ऑफ बुता के 3rd लेवल को अनलॉक किया हुआ है। इसी वजह से अब उसकी बॉडी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और ऊपर से इसकी स्किन भी बहुत ज्यादा हार्ड हो चुकी है। हमारा जाउची उसके अटैक को ब्लॉक करने के बाद आगे बढ़ता है। अपनी तलवार को घुमाते हुए थर्ड एल्डर के ऊपर अटैक करता है। सिर्फ एक ही अटैक के साथ थर्ड एल्डर भी पीछे की तरफ गिर जाते हैं। फिर हमारा जाउची जुईचैंग की तरफ देखता है और बड़ी स्पीड के साथ भागता हुआ जुईचैंग के पास चला जाता है। जब तक थर्ड एल्डर 12 उठते हैं वो सामने की तरफ देखते हैं तो जाउची ने जुईचैंग को उसकी गर्दन से पकड़ा होता है। वो दूर से चिल्लाकर उसे कहते हैं हमारे फैन जुईचैंग को छोड़ दो। जुईचैंग भी अपने अंकल से कहता है थर्ड अंकल प्लीज मुझे बचा लो, ये मुझे मार डालेगा। जाउची उसे कहता है अब तुम्हें क्या हुआ जुईचैंग, पहले तो तुम बहुत ज्यादा एरोगेंट थे और यहाँ पर अपनी तारीफें भी कर रहे थे। तुमने जहाँ तक मुझे ये भी कहा था कि तुम मुझे छोड़ दोगे, तुम मेरे पर एक एहसान करने वाले क्योंकि आज तुम्हारी शादी है। पर आप जल्दी से गैस करो क्या मैं भी तुम्हारे पर एहसान करूंगा, तुम्हें यहाँ पर जिंदा छोड़ दूंगा या नहीं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि मैं कोई
अच्छा इंसान नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हें यहीं पर इसी जगह के ऊपर मारने वाला हूँ। तो थर्ड एल्डर दूर से चलाकर उसे कहते हैं जल्दी से हमारे फैन जुईचेंग को छोड़ दो, तुम हमारे यंग मास्टर को मार नहीं सकते। अगर तुमने हमारे यंग मास्टर की जान ली तो फिर तुम हिमालय बर्निंग सेक्टर को अपना दुश्मन बना लोगे। तुम कहीं पर भी क्यों ना चले जाओ, हमारा हिमालय बर्निंग सेक्टर तुम्हें नहीं छोड़ेगा, जो तुम्हारा पीछा करेगा। जबकि वहाँ लिनफेंग उसे कहता है क्या तुम्हारा दिमाग खराब है, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मैं पहले तुम्हारे लिए हिमालय बर्निंग सेक्टर का दुश्मन बन चुका हूँ। दोनों के दरमियान में 36 का आंकड़ा चल रहा है। तुम्हारे लोग मुझे जहाँ दिखाई देंगे मैं उनको मार डालूंगा, और तुम्हें मैं जहाँ पर दिखाई देता हूँ तुम मुझे मार डालोगे। फिर जहाँ पर अगर मैं तुम्हारे यंग मास्टर को मार भी देता हूँ तो फिर इस बात से क्या फर्क पड़ेगा, कौन सा दुश्मनी ज्यादा बढ़ जाएगी। मास्टर मौली भी चलाकर साउची से कहते हैं कमीने कहीं जल्दी से हमारे यंग मास्टर को छोड़ दो। अगर तुमने हमारे यंग मास्टर को जरा भी नुकसान पहुंचाया, उसका एक बाल भी उखड़ा, फिर उसके बाद देखना हमारा हिमालय बर्निंग सेक्टर तुम्हारा क्या करेगा। हम तुम्हें ढूंढकर मार डालेंगे और बहुत ही बुरी मौत देंगे। साउची मौली की तरफ देखता और कहता है तुम सभी लोग तो कुछ ज्यादा ही बेशरम और बेअकल हो। मैं दिखाई नहीं दे रहा कि तुम लोग इस वक्त इस कंडीशन में नहीं हो कि मेरे साथ बार्गेनिंग कर सको। तुम्हारे यंग मास्टर की गर्दन मेरे हाथ में है जिसे मैं जब चाहे दबाकर मार सकता हूँ। तुम लोग यहाँ पर मुझे धमकियां देने पर तुले हुए हो। तुम्हें तो यहाँ पर मेरे सामने माफी की भीख मांगनी चाहिए कि शायद मैं तुम्हारे यंग मास्टर को छोड़ दूं। अभी भी कहा कि मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं तुम्हारे यंग मास्टर को मार सकूं, वरना हिमालय बर्निंग सेक्टर मेरा दुश्मन बन जाएगा। ठीक है फिर मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ। वो अपनी तलवार निकाल लेता है, फैंग जुईचेंग को वहीं पर नीचे गिरा लेता है और उसको बालों से पकड़ता है और अपनी तलवार को उसकी गर्दन पे रख लेता है और उनसे कहता है तुम सभी लोग हिमालय बर्निंग सेक्टर के एल्डर्स हो। मैं तुम्हारे यंग मास्टर को तुम सभी के सामने इतना शर्मिंदा कर रहा हूँ। मैंने उसकी हालत कुत्ते से भी बुरी कर दी, लेकिन तुम सभी लोग आगे बढ़कर मुझे मार क्यों नहीं रहे। चलो जल्दी से आगे बढ़ो और मुझे मार डालो। मास्टर मौली अभी भी हार मानने को तैयार नहीं है। वो फिर से चिल्लाकर उसे कहते हैं लड़के हम लोग तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले। ह्यूमन बर्निंग सेक्टर तुम्हें वाकई में बहुत बुरी मौत देगा। थर्ड अंकल उसे कहते हैं तुम अपनी बकवास बंद करो जी, तुम कैसी बातें कर रहे हो। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि हमारा यंग मास्टर इस वक्त उसके हाथ में है। हमें यहाँ पर उस लड़की को गुस्सा दिलाने की जरूरत नहीं है। तुम जानबूझकर उसको गुस्सा दिला रहे हो ताकि वो यंग मास्टर को मार डाले। थर्ड अंकल आगे बढ़ते हैं और साउची से कहते हैं लड़के तुम्हें यहाँ पर सब कुछ जल्दी में करने की जरूरत नहीं है, यानी कि तुम्हें हमारे फैन जुईचेंग को मारने की जरूरत नहीं है। अभी भी हम लोग यहाँ पर बात करके इस मसले को सुलझा सकते हैं। मैं हिमालय बर्निंग सेक्टर का थर्ड एल्डर हूँ। वहाँ पर काफी ज्यादा रिस्पेक्ट है क्योंकि मैं पैट्रियार्च का छोटा भाई भी हूँ। मैं अपनी इज्जत को दांव पर लगाते हुए तुम्हें इस बात की गारंटी देता हूँ कि आज के बाद हमारा हिमालय बर्निंग सेक्टर तुम्हारा पीछा नहीं करेगा। और अगर इसके अलावा भी तुम्हारी कोई कंडीशंस है, जहाँ तक हो सका हम लोग तुम्हारी कंडीशंस को पूरा करेंगे। तुम बताओ तुम्हें हमसे क्या चाहिए। साउची उसे कहता है ये एटीट्यूड बिल्कुल अच्छा है, तुम लोगों को बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। पहले तुम लोग कुछ ज्यादा ही अकड़ रहे थे, लेकिन मुझे तुम्हारे हिमालय बर्निंग सेक्टर से कुछ भी नहीं चाहिए। तो फिर तुम्हारे इन कंडीशन को यहीं पर रद्द करता हूँ। और अगर मैं यहाँ से जाना चाहूँ तो तुम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो कि मुझे यहाँ पर रोक पाए। मैं आसानी के साथ यहाँ से जा सकता हूँ। थर्ड एल्डर उसे कहते हैं अच्छा ठीक है मैं तुम्हें एक और ऑफर देता हूँ। तुम यहाँ पर हमारे यंग मास्टर की जान बख्श देते हो, उसे जाने देते हो, तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि हमारी हिमालय बर्निंग सेक्टर और तुम्हारे दरमियान में जितने भी ग्रजेस है वो सारे खत्म हो जाएंगे। हमारे सेकंड यंग मास्टर को मारा था इसी वजह से हम लोग तुम्हारे खिलाफ है, हम लोग उस बात को भी बुला देंगे। मुझे बताओ कि इस बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। जाउची से कहता है क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि मुझे जाउची को तुम्हारी मेहरबानी की जरूरत है। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे हिमालय बर्निंग सेक्टर से डरता हूँ। तुम लोग मेरे दुश्मन हो तो मुझे तुमसे डर कर रहना चाहिए। तुम्हें जरा भी इस बात का अंदाजा नहीं है कि मैं यहाँ पर क्या करने के लिए आया हूँ। तुम लोग मेरे पुराने ग्रजेस को खत्म करने की कोशिश कर रहे हो, जबकि मैं यहाँ पर प्रिंसेस को लेने के लिए आया हूँ। यहाँ पर तुम्हारे सेक्टर की होने वाली बहू को उठाकर लेकर जाने वाला हूँ। प्रिंसेस कैंगजुई मेरी है और मेरे अलावा वो किसी की भी नहीं हो सकती। तुम्हारे यंग मास्टर को लगा क्या था, क्या वो यहाँ पर प्रिंसेस के लायक है, क्या उसे लगता है कि वो प्रिंसेस को गंदा कर सकता है। साउची यंग मास्टर को किक मारते हुए आगे फेंक देता है और थर्ड अंकल से कहता है आज बहुत ज्यादा थका हुआ हूँ और मैं यहाँ पर इस लड़के को नहीं मारना चाहता क्योंकि मैं पहले तुम्हारे काफी सारे एल्डर्स को मार चुका हूँ। इसलिए तुम अपने यंग मास्टर को लेकर यहाँ से दफा हो जाओ। ब्लू विंड एम्पायर सिटी में दोबारा कभी दिखाई मत देना। प्रिंसेस कैंगजुई तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। आज के बाद तुम्हारे हिमालय बर्निंग सेक्टर के साथ कैंगजुई का कोई भी ताल्लुक नहीं होगा। तो तुम ऐसा करते हो, यही मेरी कंडीशंस हैं। तो उसके बाद हम दोनों के दरमियान में जो झगड़ा है वो खत्म हो जाएगा। थर्ड अंकल सोच रहे होते हैं ये दोनों ही बातें बहुत ज्यादा बुरी हैं। तो इसने हमारे यंग मास्टर की बहुत ज्यादा इंसल्ट किया और दूसरा इसने यंग मास्टर की दुल्हन भी को भी हमसे ले लिया। तो मतलब तो ये है कि ये हमारी बर्निंग सेक्टर की पूरी तरह से इंसल्ट कर रहा है। लेकिन अगर मैंने इसकी शर्तों को नहीं माना तो फिर हमारा यंग मास्टर मारा जाएगा। थर्ड अंकल साउची से कहते हैं तुम्हारी शर्तों को मानने को तैयार हो। अगर तुम हमारे यंग मास्टर को छोड़ देते हो तो हम लोग यंग मास्टर को लेकर बर्निंग सेक्टर की तरफ वापस चले जाएंगे और वापस मुड़कर भी नहीं देखेंगे और प्रिंसेस कैंगजुई तुम्हारी हुई। हमारा साउची फैन जुईचेंग को फिर से किक मारता है और वो उड़ता हुआ अपने दोनों एल्डर्स के पास जाकर गिरता है। वो दोनों ही एल्डर जाकर अपने यंग मास्टर को संभालते हैं। थर्ड अंकल कहते हैं आज इस लड़के ने यहाँ पर हमारे यंग मास्टर के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। हम लोग भी यहाँ पर इस लड़के को मार नहीं पाए। आज तो हम लोग इस लड़के को यहीं पर छोड़ देते हैं और वापस चलते हैं, लेकिन मैं इस लड़के को नहीं छोड़ने वाला। ये लड़का ब्लू विंड सिटी से बाहर निकलेगा, उसके बाद हम इसका पीछा करेंगे और इसको मार डालेंगे क्योंकि इसको छोड़ना हमारे लिए बहुत ही बड़ी बेइज्जती की बात होगी। हिमालय बर्निंग सेक्टर के लोगों के पास चले जाने के बाद सिस्टर ज़ूरो भागती हुई आगे बढ़ती है और साउची के गले लाकर रोना शुरू कर देती है। वो उसे कहती है क्या तुम ठीक हो। साउची उसे कहता है हाँ बिल्कुल ठीक हो, चलो आओ हमें अभी और बहुत सारे काम करने हैं, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। हिमालय बर्निंग क्लैन के लोग इतनी जल्दी से हार नहीं मानने वाले। वो लोग बहुत ही जल्दी वापस आएंगे। मुझे लगता है कि कम से कम 3 दिन में वो वापस आ जाएंगे दोबारा से मुझे मारने के लिए। इसलिए पहले मुझे जाकर तुम्हारे फादर को क्योर करना होगा। सिस्टर ज़ूरो से कहती है क्या तुम्हें इलाज मिल गया, क्या तुम मेरे फादर को ठीक कर सकते हो। साउची उसे कहता है हाँ क्यों नहीं, मुझे इलाज मिल गया है। अब हमें उस बर्निंग सोल फ्लावर की भी जरूरत नहीं है, हमें शादी के तोहफों में मिला है। तुम उस बर्निंग सोल फ्लावर को वापस कर सकती हो ताकि तुम्हारा और हिमालय बर्निंग सेक्टर का आपस में कोई भी ताल्लुक ना रहे। साउची सोच रहा होता है अब हिमालय बर्निंग सेक्टर वालों के साथ लाइफ एंड डेथ का मुकाबला होने वाला है क्योंकि अब वो मेरे दुश्मन बन चुके हैं। तो वो मुझे मार डालेंगे या मैं उनको मार डालूंगा। उन सभी को मारकर एक स्टेप स्टोन बनाऊंगा ताकि मैं आगे बढ़ सकूं और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सकूं। सीन इंपीरियल पैलेस के इंपीरियल फादर के रूम का दिखाया जाता है। साउची इंपीरियल फादर के पास आता है और उसे कहता है योर हाइनेस। वो आपको
बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अपनी बॉडी को पूरी तरह से रिलैक्स कर दे। मैं अपनी बॉडी के ऊपर एक छोटा सा ऑपरेशन परफॉर्म करने वाला हूँ। इस ऑपरेशन में मैं आपकी बॉडी के ऊपर कट भी नहीं लगाऊंगा। मुझे भी कुछ दिन पहले एक बहुत ही अच्छी एबिलिटी मिली है। उस एबिलिटी को यूज करते हुए मैं आपकी बॉडी के अंदर से उस पैरासाइट को बाहर निकाल सकता हूँ, वो भी बिना आपकी बॉडी के अंदर कोई ऑपरेशन किए हुए, जहाँ पर कट लगाए हुए। यहाँ पर साउची अपने हैंडल को यूज करता है। साउची अपने परफॉर्म हैंडल को रिलीज करता है, जो कि पहले रेड कलर का होता है। साउची एम्पर से कहता है आपको अपनी बॉडी के अंदर थोड़ा भी बहुत अजीब महसूस होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप अपनी परफॉर्म एनर्जी को यूज मत करें और रेजिस्ट करना मत करें, कि मैं आपकी बॉडी के अंदर से उस कीड़े को बाहर निकाल सकूं। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 96 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।